बारिश। मौसम की पहली मूसलाधार बारिश मीरा के चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। उसने अपने दोनों बच्चों को कसकर सीने से लगा लिया। 7 साल की रिया और 5 साल का रोहन, तीनों माँ बेटे के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उनके सामने लकड़ी का पुराना दरवाजा बेरहमी से बंद कर दिया गया था। अंदर से उसकी तीसरी ननद रेखा की तीखी आवाज गूंज रही थी, भाभी, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। इस घर से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब मर चुके हैं, अब तुम इस घर की कोई नहीं लगती, समझी? मीरा ठंड से नहीं बल्कि अपमान और दुख से कांप रही थी। उसने दरवाजे पर हाथ पीटा। उसकी आवाज भर्रा गई। रेखा, रमेश, दरवाजा खोलो, कम से कम इन बच्चों को तो अंदर आने दो। बारिश से बचने के लिए। उन्हें बहुत ठंड लग रही है। बारिश से बचने के लिए। उसके चौथे देवर रमेश की आवाज आई, ये घर अजनबियों को पनाह नहीं देता, कहीं और जाकर जगह ढूंढो, हमें मजबूर मत करो कि हम कोई सख्त कदम उठाएं। रिया ने अपनी मां की साड़ी कसकर पकड़ ली। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज कांप रही थी, मां, रमेश चाचा और रेखा बुआ हमें क्यों निकाल रहे हैं? ये तो पापा का घर है ना? मां, रोहन अभी छोटा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस अपनी माँ और बहन को रोता देख और बाहर तेज बारिश देखकर वो भी रोने लगा। माँ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे घर के अंदर जाना है। दोनों बच्चों के रोने की आवाज हजारों सुइयों की तरह मीरा के दिल में चुभ रही थी। वो घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिलकर उसके पीले पड़ चुके गालों पर बह रहे थे। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, चुप हो जाओ, माँ है ना, हम कहीं और जगह ढूंढ लेंगे। नहीं, रिया ने जिद करते हुए सिर हिलाया, ये पापा का घर है, पापा ने कहा था कि ये रिया और रोहन का घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर दरवाजे की ओर भागी और उसे पीटने लगी, दरवाजा खोलो। मुझे अंदर आने दो। रमेश चाचा और रेखा बुआ गंदे लोग हैं, मेरे पापा का घर वापस करो। धड़ाम। दरवाजा अचानक खुला। रेखा गुस्से में तमतमाते हुए बाहर निकली और सीधे मीरा की तरफ उंगली उठाई। तू अपनी बेटी को झूठ बोलना सिखा रही है? भाई साहब मर गए तो ये घर हमारे माँ बाप का है, हम भाई बहनों का है। तू सिर्फ एक बहू है, तेरा यहां कोई हक नहीं है। कुछ पड़ोसी उत्सुकतावश दरवाजे से झांकने लगे। किसी ने सहानुभूति में सिर हिलाया। तो कोई ऐसे देख रहा था जैसे कोई नाटक चल रहा हो। एक पड़ोसी कमला जी ने आवाज लगाई, अरे रमेश, रेखा, जो भी बात है आराम से करो। इस बारिश की रात में अपनी भाभी और 2 बच्चों को कहां भेज रहे हो, बेचारों पर रहम करो। रेखा ने मुंह बनाया और कमला जी को घूर कर देखा। ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत पड़िए। बेचारी, हम पर कौन रहम करेगा? ये औरत यहां सालों से बिना कोई कामकाज किए बैठी रही, मेरे भाई को खा गई। वो जल्दी मर गया, अब क्या ये घर भी हड़पना चाहती है? सपने देखना छोड़ दो। मीरा तनकर खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें सीधे अपनी ननद को घूर रही थीं। रेखा, सोच समझ कर बोलो, मेरे पति बीमारी से मरे हैं, तुम इतने कड़वे शब्द कैसे कह सकती हो? वो तुम्हारा सगा भाई था। सगा भाई था तो था, अब ये घर सबसे छोटे भाई का है, उसकी शादी होने वाली है और उसे रहने के लिए जगह चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो अपने बच्चों को लेकर दफा हो जाओ, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। रमेश अपनी पत्नी के पीछे हाथ बांधकर खड़ा था। उसकी आवाज में बनावटीपन था। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बेबसी और अपमान की भावना चरम पर थी। वो जानती थी कि इन लोगों से तर्क करना बेकार है। उन्होंने उसके पति द्वारा छोड़े गए पुश्तैनी घर को हड़पने का पक्का इरादा कर लिया था। ठीक है, मैं जा रही हूं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसने अपने आंसू अंदर ही पी लिए, लेकिन तुम लोग याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो झुकी और अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा। रिया, रोहन, मां के साथ चलो। रिया अभी भी सिसक रही थी। उसने मुड़कर उस दरवाजे को देखा जो एक बार फिर बंद हो रहा था। मां, हमारा घर कहां गया? मीरा जवाब नहीं दे सकी। वो बस अपने बच्चों को उस सफेद बारिश की चादर में खींचती चली गई। बिजली की गड़गड़ाहट ऐसी लग रही थी जैसे वो उन तीनों के भाग्य पर रो रही हो। पीछे दरवाजा एक सूखे और ठंडे धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया,
जिसने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। माँ और बच्चों को आधिकारिक तौर पर बारिश की रात में घर से निकाल दिया गया था। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? रिया चलते चलते अपनी माँ की आस्तीन पकड़कर धीमी आवाज में बोली। मीरा ने अपने दोनों बच्चों को एक बंद किराना दुकान के छज्जे के नीचे खींच लिया। उसने अपना एकमात्र पतला कोट उतारा और बच्चों के सिर पहुंचने की कोशिश की। बेटा, माँ को भी नहीं पता, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, माँ तुम्हारे साथ है। उसकी आवाज भर्रा गई। उसी पल उनके घर का दरवाजा फिर से खुला। रमेश और रेखा छाता लेकर बाहर निकले। उनके पीछे कुछ और भाई भी थे। वे सीधे मीरा और बच्चों के पास आए। तुम यहां पर तमाशा करने का इरादा रखती हो? रेखा ने अकड़कर पूछा। मीरा अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरे ससुर ने मेरे पति के लिए छोड़ा था, मरने से पहले। उन्होंने साफ साफ कहा था कि तुम लोगों को मुझे और मेरे बच्चों को निकालने का कोई हक नहीं है। रमेश हंसा। उसने अपनी जेब से प्लास्टिक में लिपटे कुछ कागजात निकाले। उसने उन्हें मीरा के सामने लहराया। ये रहे कागजात, ठीक से देख लो। पापा की वसीयत में साफ लिखा है कि ये घर सभी भाई बहनों का है। लेकिन भाई साहब तो मर गए, उनका हिस्सा खत्म। अब हम सब ने मिलकर ये घर बेचने या सबसे छोटे भाई को देने का फैसला किया है। तुम एक बाहरी औरत हो, तुम्हें बोलने का क्या हक है? मीरा सन रह गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा ऐसा नहीं लिख सकते। जब पापा वसीयत लिख रहे थे मैं वहां थी। तुम वहां थी तो क्या? रेखा बीच में बोली। उस समय पापा बहुत बीमार थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बाद में जब वो थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने हम सब भाइयों को अकेले में बुलाकर एक नई वसीयत लिखी। इस पर पापा के हस्ताक्षर हैं और अंगूठे का निशान भी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर जांच करवा लो। मीरा ने कांपते हाथों से कागज लिया। लिखावट उसके ससुर की ही थी, लेकिन कुछ बहुत अजीब और बनावटी लग रहा था। हस्ताक्षर भी टेढ़े मेढ़े थे। वो जानती थी कि ये नकली है। उसके ससुर उसे और अपने दोनों पोते पोतियों को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो कभी ऐसा नहीं करते। ये नकली कागजात हैं। तुम लोगों ने पापा से तब दस्तखत करवाए जब वो होश में नहीं थे। मीरा गुस्से में चिल्लाई। नकली? रमेश ने कागज वापस छीन लिया। अगर तुम कहती हो कि ये नकली है तो सबूत लाओ। तुम्हारे पास कोई कागज है या सिर्फ तुम्हारी जुबान है? मैं तुम्हें बता दूं, घर और जमीन के सारे कागजात, राशन कार्ड सब हमारे पास हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए थे। ये एक साजिश थी जिसे बहुत पहले से तैयार किया गया था, शायद तब से जब उसके पति बीमार पड़ने लगे थे। वे बस उसके मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे सब कुछ हड़प सके। इंसान का दिल इतना क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकता है? वे उसके पति के सगे भाई बहन थे, उसके बच्चों के चाचा और बुआ थे। तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मीरा ने दांत पीसते हुए कहा। कीमत चुकानी पड़ेगी? रेखा जोर से हंसी। देखते हैं किसे कीमत चुकानी पड़ती है। अभी के लिए तुम और तुम्हारे प्यारे भतीजे भतीजी यहां से दफा हो जाओ। इस घर के सामने दोबारा मत मंडराना, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें सार्वजनिक शांति भंग करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। ये कहकर वे सब बिना पीछे मुड़े घर में चले गए। दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। जैसे एक आखिरी चाकू का वार जिसने सब कुछ खत्म कर दिया हो। मीरा घुटनों के बल गिर पड़ी। वो हार गई थी, बुरी तरह हार गई थी। उसके हाथ में एक रद्दी कागज भी नहीं था, कोई सबूत नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 छोटे बच्चे और एक टूटा हुआ दिल था। बारिश अभी भी बरस रही थी, ठंडी और चुभने वाली। रोहन ने अपना सिर माँ की गोद में रगड़ा, सिसकते हुए बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। बेटे की बात ने मीरा को जैसे बिजली का झटका दिया। हाँ, वो टूट सकती है, लेकिन उसके बच्चे नहीं। उसे जीना होगा, उनके लिए मजबूत बनना होगा। ओह, माँ माफ़ी चाहती है। चलो हम कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। वो उठी, अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और उस अंधेरी और बेरहम बारिश में खो गई। उन तीनों का साया उस सुनसान सड़क पर अकेला और छोटा लग रहा था। पीछे वो घर जो कभी उनका आशियाना था, अब रोशन और गर्म था, लेकिन वो गर्मी अब उनके लिए नहीं थी। गांव की सड़क रात में सुनसान थी। बारिश और तेज हो गई थी। मीरा अपने दोनों बच्चों को लेकर बिना किसी मंजिल के चलती रही। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। उसका मायका यहां से 100 किलोमीटर दूर था और इस समय कोई गाड़ी भी नहीं थी। इसके अलावा वो अपनी बूढ़ी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। आखिरकार
वे तीनों गांव के बाजार में रुके। बाजार दोपहर में ही बंद हो गया था। अब वहां सिर्फ खाली दुकानें और जंग लगी टिन की छतें थीं। मीरा ने एक कसाई की दुकान के छज्जे के नीचे सबसे हवा से बची हुई जगह ढूंढी और वहीं बैठ गई। उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। अपने शरीर से उन्हें बारिश की बौछारों से बचाने की कोशिश कर रही थी। माँ, क्या हम यहीं बैठेंगे? रिया ने अपनी साफ आंखों से पूछा। वो डरी हुई थी, लेकिन जोर जोर से रो नहीं रही थी। वो जानती थी कि माँ बहुत दुखी है। मीरा ने अपनी बेटी के गीले बालों को सहलाया, एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की। हाँ, हम यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे। जब बारिश रुक जाएगी तो हम आगे चलेंगे। कहाँ जाएंगे? रोहन ने मासूमियत से पूछा। बेटे के सवाल ने मीरा का दिल निचोड़ दिया। कहाँ जाएंगे? ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी उसके और उसके बच्चों के लिए सिर छिपाने की कोई जगह क्यों नहीं है? हम एक नया घर ढूंढेंगे, एक बहुत सुंदर घर जिसमें बड़ी खिड़कियां होंगी और फूलों का बगीचा भी होगा। मीरा ने अपने बच्चों को और खुद को दिलासा देने के लिए एक सुंदर तस्वीर बनाई। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से पूछा, माँ, तो क्या अब हम बेघर हो गए हैं? जैसे टीवी पर दिखाते हैं। मीरा का गला रुंध गया। एक 7 साल की बच्ची को बेघर शब्द का मतलब नहीं पता होना चाहिए, फिर भी उसकी बेटी को ये शब्द इन हालात में बोलना पड़ रहा था। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज़ भारी हो गई। नहीं मेरी बेटी, बेघर वे होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, लेकिन हम माँ बेटे जब तक हम तीनों साथ हैं, जहां भी रहेंगे वही हमारा घर होगा, समझी? रिया ने सिर हिलाया। शायद वो अपनी माँ की बात पूरी तरह नहीं समझी थी। वो अपनी माँ की गोद में और सिमट गई, गर्माहट ढूंढ रही थी। रोहन थकान के कारण सो गया था। उसकी सांसें मीरा की ठंडी गीली छाती पर महसूस हो रही थीं। छज्जे के नीचे से हवा का एक ठंडा झोंका आया जो हड्डियों तक चुभ रहा था। मीरा ने अपने बच्चों के सोते हुए मासूम चेहरों को देखा। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। उसने खुद को कोसा कि वो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकी, उन्हें बारिश और धूप से बचाने के लिए एक छत नहीं दे सकी। मेरे पति, क्या आप ऊपर से हम माँ बेटे को इस हाल में देख रहे हैं? क्या आपका दिल नहीं दुख रहा? उसे वे खुशी के दिन याद आए जब वो जिंदा थे। वो घर छोटा था, लेकिन हमेशा हंसी से गूंजता रहता था। वो काम से घर आते तो हमेशा बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाते। रात में पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा होता। वो अक्सर उसका सिर सहलाते और कहते, तुम और बच्चे मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। और अब उनकी सबसे बड़ी दौलत इस ठंडी बारिश की रात में सिकुड़ रही थी। उन्हीं के सगे संबंधियों द्वारा घर से निकाल दी गई थी। मीरा ने अपनी बाहों को और कस लिया, जैसे ऐसा करने से वो अपने बच्चों को और गर्माहट दे सकेगी। उसने काले आसमान की ओर देखा और खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगी। रिया के लिए, रोहन के लिए उसे उठना होगा, उसे न्याय वापस लेना होगा, या कम से कम अपने बच्चों के लिए जीने का एक रास्ता खोजना होगा। उस रात उस ठंडे बाजार के छज्जे के नीचे एक जवान माँ अपने 2 छोटे बच्चों को गोद में लिए पूरी रात जागती रही। उसके आंसू सूख चुके थे। बस एक दर्दनाक मजबूती बची थी। उनका घर अब माँ की बाहें थीं। सुबह होने वाली थी। बारिश भी धीमी हो गई थी। मीरा अभी भी चुपचाप बैठी थी। उसकी पीठ ठंडी ईंट की दीवार से टिकी थी। दोनों बच्चे अभी भी उसकी गोद में सो रहे थे। वो पूरी रात नहीं सोई। उसका दिमाग विचारों में उलझा रहा। रिया ने करवट ली और जाग गई। उसने अपनी आंखें मली और हैरानी से चारों ओर देखा। माँ, सुबह हो गई। हाँ। मेरी बेटी उठ गई। मीरा प्यार से मुस्कुराई, उसके माथे पे बिखरे बालों को संवारा। रिया ने अपनी माँ को कुछ देर देखा और फिर अपने छोटे से कपड़े के बैग में कुछ ढूंढने लगी जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। वो बैग मीरा ने उसे बचे हुए कपड़ों से बनाकर दिया था, जिसमें उसके कुछ छोटे मोटे खिलौने थे। रिया ने एक पुराना चांदी का हार निकाला जिसमें एक छोटे से दिल का लॉकेट था। माँ, मैंने ये अभी भी रखा है। रिया ने हार ऊपर उठाया। उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। ये पापा ने मरने से पहले मुझे दिया था। पापा ने कहा था कि ये गुड लक चार्म है, इसे संभाल कर रखना माँ, हमें इसे खोना नहीं है। मीरा उस हार को देखकर सन्न रह गई। ये आखिरी तोहफा था जो उसके पति ने अपनी बेटी के लिए खरीदा था।
ये तब की बात है जब उन्हें अपनी आखिरी तनख्वाह मिली थी, इससे पहले कि उनकी बीमारी गंभीर हो जाती। उसे वो दिन आज भी याद है। उन्होंने रिया को बुलाया, उसके गले में हार पहनाया और कहा, मेरी रिया अब बड़ी हो गई है, उसे मजबूत बनना होगा, रोहन का ध्यान रखना होगा और माँ की बात माननी होगी, ठीक है? अगर पापा कहीं दूर चले भी जाएं तो ये हार पापा की जगह तुम्हारी रक्षा करेगा। उस समय उसने सोचा था कि वो मजाक कर रहे हैं। उसने प्यार से उन्हें डांटा भी था। कौन जानता था कि वे उनके आखिरी शब्द होंगे। सुबह की धुंधली रोशनी में उस चांदी के हार को चमकते देख मीरा अपने आंसू नहीं रोक पाई। पति की यादें फिर से ताज़ा हो गईं। उसे बिस्तर पर अपने आखिरी दिनों में कहे गए उनके शब्द भी याद आए। उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। सांसें कमजोर थीं, लेकिन आंखों में एक गहरी विनती थी। मेरे जाने के बाद तुम्हें अकेले बच्चों को पालने में बहुत मुश्किल होगी। तुम्हें मजबूत रहना होगा। ये घर तुम्हारा और बच्चों का है, किसी को इसे छीनने मत देना। मेरे भाई बहनों का स्वभाव मैं जानता हूँ। तुम्हें सख्त बनना होगा। किसी को तुम माँ बेटे को परेशान मत करने देना, ठीक है? आप ऐसी बातें मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। उस समय वो रोई थी और ऐसा कहा था। वो बस दुख से मुस्कुराए थे। मैं अपनी हालत जानता हूँ, मुझसे वादा करो मीरा। तुम बच्चों के लिए मजबूत रहोगी, मैं वादा करती हूँ। वो वादा अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था और अब वो घर नहीं बचा सकी। उसने अपने बच्चों को दुख झेलने दिया। वो एक असफल पत्नी और माँ थी। माँ, रो मत। रिया ने माँ को रोता देख अपने छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछे। पापा ऊपर आसमान से आपको रोता देखेंगे। तो उन्हें दुख होगा। पापा ने कहा था कि मुझे माँ को खुश रखना है। बेटी की बात ने मीरा के दिल पर ठंडे पानी की तरह असर किया। हाँ, वो हमेशा के लिए कमजोर नहीं रह सकती। उसके पति ने भरोसे के साथ बच्चे उसे सौंपे थे। उसे अपना वादा पूरा करना होगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंसू पूछे। ठीक है माँ, अब नहीं रोएगी। धन्यवाद मेरी बेटी। उसने रिया को गले लगाया, उसके माथे को चूमा। बेटी के हाथ में वो हार एक याद, एक अदृश्य शक्ति का स्रोत बन गया था। ये सिर्फ एक यादगार चीज नहीं थी, ये उसके दिवंगत पति का प्यार और विश्वास था। रिया, ये हार संभाल कर रखना, ये तुम दोनों भाई बहन का खजाना है। जी माँ। रिया ने सावधानी से हार को वापस बैग में रख लिया। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। दृश्य धीमा हो गया। बस माँ और बेटे की तस्वीर रह गई, जो बाजार के छज्जे के नीचे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो पुराना हार उनके परिवार के बंधन का प्रतीक बन गया था, एक ऐसा बंधन जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। दर्द अभी भी था, लेकिन मीरा के दिल में एक मजबूत अंकुर फूटने लगा था। उसे जीना था, न सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बल्कि अपने प्यारे पति से किए गए वादे के लिए भी। उसी समय गांव की ओर जाने वाले हाईवे पर एक काले रंग की शानदार लेक्सस कार चल रही थी। कार के अंदर बज रहा मधुर संगीत बारिश की एक रात के बाद गांव के उजाड़ दृश्य के बिल्कुल विपरीत था। पीछे की सीट पर बैठा आदमी विक्रम लगभग 35 साल का था। उसने एक शानदार सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे से सफलता और दृढ़ता झलक रही थी। वो अपने टैबलेट पर एक फाइल देख रहा था। सर, हम गांव के केंद्र में पहुंचने वाले हैं। हमारा चैरिटी ट्रस्ट पंचायत घर में उपहार और नाश्ता वितरित करेगा। आगे की सीट पर बैठे सहायक अर्जुन ने पीछे मुड़कर रिपोर्ट दी। विक्रम ने बिना सिर उठाए सिर हिलाया। तुमने सब तैयारी कर ली है? ये सुनिश्चित करना कि कोई भी खाली हाथ न जाए। जी सर, मैंने चावल, तेल और कुछ नकद के 300 पैकेट तैयार किए हैं। इसके अलावा गांव वालों के लिए 500 लोगों का मुफ्त नाश्ता भी है। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजर कार की खिड़की से बाहर गई। वो इस बार अपने गांव न केवल अपनी कंपनी के वार्षिक चैरिटी कार्यक्रम के लिए आया था, बल्कि अपने पूर्वजों की कब्र पर भी जाना चाहता था। 8 साल हो गए थे उसे यहां आए हुए। 8 साल, जब से उसकी मां ने उसे अपनी मातृभूमि, उस लड़की जिसे वो प्यार करता था, को छोड़कर विदेश में पढ़ाई करने और पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए मजबूर किया था। कार गांव के बाजार से गुजरी। विक्रम ने ड्राइवर से कहा, थोड़ा धीरे चलो। उसने खाली दुकानों पर एक नजर डाली और फिर उसकी नजरें थम गईं। एक दुकान के छज्जे के नीचे 3 लोग सिकुड़े हुए बैठे थे।
एक औरत 2 छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए थी। हालांकि दूरी काफी थी और अभी भी धुंध थी। लेकिन वो सिलुएट इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? गाड़ी रोको, विक्रम ने अचानक आदेश दिया। कार एक चीख के साथ रुकी। विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ी और साफ देखने की कोशिश की। उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था, लेकिन वे सुंदर नैन नक्श। मीरा। उसने उस नाम को बुदबुदाया जिसे उसने 8 साल से अपने दिल में दफन कर रखा था। ये वही थी, लेकिन मीरा यहां क्यों थी? वो इस हालत में क्यों थी? गंदे कपड़े, मुरझाया हुआ चेहरा। क्या वे 2 बच्चे उसके थे? विक्रम के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ रुक गया। नीचे उतरकर वो क्या कहेगा? हेलो, मैं विक्रम हूं। तुम्हारा पुराना प्रेमी? तुम इस हालत में कैसे हो? या फिर मैं अब एक अरबपति हूं, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये कितना बेतुका और हास्यास्पद लगता। 8 साल पहले उसने ही ब्रेकअप किया था। भले ही उसे मजबूर किया गया था, उसने उसे अकेला छोड़ दिया था ताने सुनने के लिए। अब एक दाता के रूप में प्रकट होना, वो ये नहीं कर सकता था। सर, कोई बात है क्या? सहायक अर्जुन ने उसे गुमसुम बैठे देख चिंता से पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी हो गई। चलो आगे बढ़ो। अर्जुन हैरान था। मैंने कहा आगे बढ़ो। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। विक्रम अभी भी पीछे मुड़कर मीरा और उसके बच्चों को देख रहा था, जो धीरे धीरे छोटे होते गए और फिर एक मोड़ के पीछे गायब हो गए। उसने अपना सिर सीट पर टिका दिया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। पिछले 8 सालों में उसने एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया था, एक प्रसिद्ध अरबपति बन गया था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, लेकिन उसका दिल अभी भी खाली था। उसने परिवार के कहने पर शादी की थी, लेकिन उस शादी में कोई प्यार नहीं था और 2 साल पहले तलाक हो गया था। अकेली रातों में वो अक्सर मीरा के बारे में सोचता था, उस लड़की के बारे में जिसकी मुस्कान साफ और आंखें कोमल थीं। वो सोचता था कि वो अब कैसी होगी। क्या वो ठीक से रह रही है? क्या उसने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए? उसने कभी वापस आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो उसकी खुशी का सामना करने से डरता था। एक ऐसी खुशी जो उसने नहीं दी थी। लेकिन जो दृश्य उसने अभी देखा था, वो हजारों गुना ज्यादा दर्दनाक था। जिस लड़की को उसने कभी प्यार किया था, संजोया था, वो आज इतनी तकलीफ में थी। अर्जुन, विक्रम ने बुलाया। जी सर, मेरे लिए एक महिला के बारे में पता करो। नाम है मीरा। उम्र लगभग 32-33 साल। इसी गांव की है। पता करो कि वो और उसके 2 बच्चे इस हालत में क्यों हैं, जितनी जल्दी हो सके। जी सर। लेक्सस कार पंचायत घर की ओर बढ़ती रही। लेकिन अंदर बैठे शक्तिशाली आदमी का दिमाग पूरी तरह से बेचैन था। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने उन यादों और भावनाओं को कुरेद दिया था जिन्हें उसने 8 साल से दफनाने की कोशिश की थी। वो जानता था कि वो अब और अनदेखा नहीं कर सकता। पंचायत घर के आंगन में लोग काफी संख्या में जमा हो गए थे। लाउडस्पीकर की आवाज गूंज रही थी। मेज और कुर्सियां करीने से लगी हुई थीं। विक्रम के नेतृत्व वाली कंपनी के कर्मचारी उपहार और गरम नाश्ता बांटने की तैयारी में व्यस्त थे। मीरा अपने दोनों बच्चों को लेकर लाइन में खड़ी भीड़ में शामिल हो गई। वो भीड़भाड़ वाली जगहों पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके दोनों बच्चे कल से भूखे थे। गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी देखकर वो अपने स्वाभिमान को बच्चों की भूख पर हावी नहीं होने दे सकती थी। माँ, बहुत भीड़ है। रोहन ने डरकर माँ की साड़ी पकड़ ली। कोई बात नहीं बेटा, बस थोड़ी देर लाइन में खड़े रहेंगे, फिर खाना मिल जाएगा। मीरा ने अपने बेटे का सिर सहलाया। उसकी आंखों में शर्म थी। गांव के कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। वे कानाफूसी करने लगे। क्या वो रवि की विधवा मीरा नहीं है जो अभी अभी मरा है? हाँ, वही है। सुना है कल रात ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। बेचारी। बेचारी कैसी, जरूर कोई बात होगी तभी निकाला होगा, वरना कौन अपनी बहू और 2 पोते पोतियों को सड़क पर निकालता है। ये बातें मीरा के कानों में चुभ रही थीं, लेकिन उसने दांत भींचकर उन्हें अनसुना कर दिया। उसमें बहस करने या समझाने की ताकत नहीं बची थी। जब उसकी बारी आई तो एक युवा महिला कर्मचारी ने मुस्कुराकर उसे पूड़ी सब्जी के 3 दोने दिए। आप और बच्चे गर्मा गर्म खा लीजिए। धन्यवाद, मीरा धीरे से बोली। वो अपने बच्चों को एक कोने में ले जाकर खिलाने ही वाली थी कि रिया ने अचानक उसका हाथ खींच लिया। माँ, 1 मिनट रुको।
और वो दौड़कर वापस खाना बांटने वाले काउंटर पर चली गई। सब हैरान होकर उसे देखने लगे। रिया विक्रम के सहायक अर्जुन के पास गई। जो सब कुछ देख रहा था उसने झिझकते हुए उसकी शर्ट खींची। अंकल, अर्जुन हैरान होकर झुका। हाँ बेटा, तुम्हें कुछ और चाहिए? रिया ने एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा आगे बढ़ाया। वो कागज एक पुरानी कॉपी से फाड़ा गया था। अंकल, क्या आप ये उस दयालु चेयरमैन साहब को दे सकते हैं? चेयरमैन? अर्जुन हैरान था। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कोई चेयरमैन है? अभी मैंने लाउडस्पीकर पर सुना कि एक चेयरमैन साहब अपने गांव में गरीबों की मदद करने आए हैं। हम माँ बेटे भी गरीब हैं। रिया ने बहुत मासूमियत से कहा। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति लग रहे हैं। आप जरूर जानते होंगे कि चेयरमैन साहब कहाँ हैं। प्लीज ये उन्हें दे दीजिए। धन्यवाद अंकल। ये कहकर वो कागज अर्जुन के हाथ में थमाकर वापस अपनी मां के पास भाग गई। उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया था। अर्जुन ने उत्सुकतावश कागज खोला। अंदर पहली कक्षा के बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी। प्यारे दयालु चेयरमैन साहब, मेरा नाम रिया है। मैं 7 साल की हूं। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। कल रात हमारे चाचा बुआ ने हमें घर से निकाल दिया। मेरी माँ बहुत रोई। मेरा भाई रोहन भूखा था। अगर आप दयालु हैं तो प्लीज हमें रहने के लिए एक जगह दिला दीजिए। एक छोटी सी जगह भी चलेगी, ताकि हम बारिश और ठंड से बच सकें। मैं वादा करती हूं कि मैं खूब पढ़ाई करूंगी और बड़े होकर आपका एहसान चुकाऊंगी। आपकी रिया। पत्र पढ़कर अर्जुन सन्न रह गया। उसने ऊपर उन तीनों माँ बेटे की ओर देखा। वे आंगन के कोने में बैठे थे। माँ धैर्यपूर्वक अपने छोटे बेटे को खिला रही थी और बेटी चुपचाप पास बैठी थी। कभी कभी उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। उस युवा सहायक का दिल किसी ने निचोड़ लिया हो ऐसा लगा। उसने जल्दी से पत्र अपनी जेब में रखा और हॉल के अंदर चला गया, जहां विक्रम गांव के नेताओं से बात कर रहा था। सर, एक बात है। अर्जुन ने विक्रम के कान में फुसफुसाया। विक्रम ने भौहे से कोड़ी, लेकिन जब अर्जुन ने उसे कहानी बताई और पत्र का मजमून पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने अर्जुन के हाथ से पत्र लिया, उसे बार बार पढ़ा। एक बच्चे के मासूम शब्दों में हजारों टन वजन था। ये उसकी बेटी है। विक्रम धीमी ही भर्राई आवाज में बुदबुदाया। वो उठा और हॉल की खिड़की की ओर गया और आंगन में देखा। उसने मीरा को देखा, रिया को देखा, रोहन को देखा। वे भीड़ के बीच छोटे और खोए हुए लग रहे थे। उसके दिल में दर्द और गुस्सा भर गया। उन लोगों पर गुस्सा जिन्होंने मां बेटे को इस हालत में पहुंचाया था, और उस महिला को जिसे वो प्यार करता था, उसे अपमानित होते देख दर्द। अर्जुन, उसने दृढ़ता से कहा, पास में एक शांत छोटी सी चाय की दुकान ढूंढो। मेरी उससे अकेले में मुलाकात की व्यवस्था करो। फिर वो गांव के नेताओं की ओर मुड़ा। माफ कीजिए, मुझे एक जरूरी निजी काम आ गया है। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप और मेरा सहायक संभाल लेंगे। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। वो नहीं चाहता था कि मीरा उसे देखे। उसे शांत होने और उस मुलाकात के लिए खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मीरा अपने दोनों बच्चों को पंचायत घर से बाहर ले आई। उसका दिल भारी था, पेट भल गया था, लेकिन रहने की चिंता अभी भी थी। उसने सोचा कि वो बस स्टॉप पर पैदल जाएगी और पूछेगी कि क्या दोपहर में उसके मायके के लिए कोई बस है। चलते चलते उसी की उम्र की एक महिला उसके पास आई। नमस्ते, क्या आप मीरा हैं? मीरा हैरान थी। जी, मैं ही हूं। आप कौन हैं? मैं अभी चैरिटी कार्यक्रम की एक आयोजक हूं। एक दानदाता को आपकी स्थिति के बारे में पता चला है। वो आपसे मदद के बारे में बात करने के लिए मिलना चाहते हैं। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर चल सकती हैं? मीरा को आधा यकीन था, आधा नहीं। कौन दानदाता? उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? ये आपको वहां जाकर पता चल जाएगा। बस थोड़ा समय लगेगा। पास में ही गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान है। उस महिला ने बहुत ईमानदारी से कहा। मीरा ने अपने बच्चों को देखा। वो झिझकी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये एक मौका है। चाहे कितनी भी छोटी उम्मीद क्यों ना हो, उसे इसे पकड़ना होगा। जी, तो प्लीज रास्ता दिखाइए। वो महिला मीरा और बच्चों को एक शांत गली में स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले गई। दुकान को पुराने जमाने की शैली में सजाया गया था, जिसमें बांस की मेज कुर्सियां और मिट्टी के चाय के बर्तन थे। हवा में चाय की हल्की खुशबू थी। आप और बच्चे यहां बैठिए। वो अभी आते ही होंगे। वो महिला ये कहकर चुपचाप चली गई। मीरा ने एक कोने की मेज चुनी।
रिया और रोहन उत्सुकता से चारों ओर देख रहे थे। मीरा का दिल बेचैन था। आखिर कौन उसकी मदद करना चाहता है? क्या वो सच में एक अच्छा इंसान है या ये कोई भद्दा मजाक है? कुछ मिनट बाद एक आदमी दुकान में दाखिल हुआ। दरवाजे से आती रोशनी के कारण मीरा उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। बस एक लंबा जाना पहचाना साया दिखा। वो आदमी पास आया और जब वो सामने की कुर्सी पर बैठा तो मीरा सन्न रह गई। समय जैसे रुक गया। 8 साल, 8 लंबे साल। उस चेहरे पर अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, बल्कि परिपक्वता, अनुभव और गहरी आंखों के पीछे छिपी थोड़ी थकान थी। लेकिन वो उसे अभी भी पहचान गई। विक्रम, मीरा ने कहा। उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में उसे देखने का भाव जटिल था, जिसमें दया और अपराध बोध दोनों थे। हेलो मीरा। मीरा घबरा गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो क्यों? भगवान ने ऐसी विडंबनापूर्ण मुलाकात क्यों तय की? जिस आदमी को उसने 8 साल से भूलने की कोशिश की थी, वो आज उसके सामने उसकी सबसे दयनीय स्थिति में प्रकट हुआ था। तुम यहां कैसे? मीरा ने धीमी भर्राई आवाज में पूछा। मैं गांव में कुछ काम से आया था, विक्रम ने जवाब दिया। उसकी आवाज में भी थोड़ी झिझक थी। उसने उन 2 बच्चों को देखा जो हैरानी से उसे देख रहे थे। ये तुम्हारे बच्चे हैं? मीरा ने सिर हिलाया और अनजाने में बच्चों को अपने और करीब खींच लिया। अंकल को नमस्ते बोलो, रिया और रोहन ने धीरे से कहा। नमस्ते अंकल। विक्रम बच्चों को देखकर मुस्कुराया। एक मजबूर और दर्द भरी मुस्कान। वो वापस मीरा की ओर मुड़ा। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। मुझे खेद है कि तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। विक्रम की बात ने मीरा के स्वाभिमान पर चाकू की तरह वार किया। उसे सहानुभूति नहीं चाहिए थी, खासकर उससे। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम्हारी नेक नियति के लिए धन्यवाद। अगर कोई और बात नहीं है तो हम माँ बेटे अब चलना चाहेंगे। वो उठने ही वाली थी कि विक्रम ने जल्दी से कहा, मीरा बैठो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं सच में तुम माँ बेटे की मदद करना चाहता हूं। विक्रम ने एक मोटा लिफाफा मीरा की ओर बढ़ाया। इसमें कुछ पैसे हैं, इसे रख लो और बच्चों का ख्याल रखो। मीरा ने लिफाफे को देखा और फिर विक्रम को। उसने सिर हिलाया। मैं ये नहीं ले सकती। 8 साल पहले हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी। हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। मैं जानता हूं, विक्रम ने आ भरी, लेकिन ये कर्ज की बात नहीं है। इसे एक पुराने दोस्त की मदद समझो जो मुश्किल समय में कर रहा है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? ज्यादा मत सोचो, बच्चों के बारे में सोचो। बच्चों के बारे में सोचो। इस बात ने मीरा की सबसे कमजोर नस पर चोट की। उसने अपने बच्चों को देखा, उनके अभी भी नम कपड़ों को देखा, आगे के धुंधले भविष्य को देखा। क्या उसका स्वाभिमान एक छत, एक पेट भर भोजन से ज्यादा कीमती था? वो चुप रही। मेज पर लिखे उसके हाथ कस गए। उसे झिझकते देख विक्रम ने और कोमल स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि तुम स्वाभिमानी हो, तो ऐसा करते हैं, समझो कि मैंने तुम्हें ये उधार दिया है। बाद में जब तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाए तो मुझे वापस कर देना, ठीक है मीरा? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर झुका लिया। सुबह से रोके हुए आंसू अब गिरने लगे, लकड़ी की मेज पर टप टप। वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकी। विक्रम चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं कहा, बस उसे दर्द भरी आंखों से देखता रहा। जिस मुलाकात की उसने कल्पना की थी वो ऐसी नहीं थी। चुप्पी, आंसू और दोनों के अधूरे घावों के साथ नहीं। वो बस उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि इस समय उसकी मदद, चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक भीख की तरह लगेगी। आखिरकार मीरा ने विक्रम का लिफाफा नहीं लिया। उसने बस एक वाक्य कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं। और अपने दोनों बच्चों को लेकर तेजी से चली गई, जैसे वो किसी ऐसी चीज से भाग रही हो जो उसे दर्द दे रही हो। विक्रम चाय की दुकान में अकेला बैठा रहा। गली के पीछे उसकी पीठ ओझल होने तक देखता रहा। उसने एक गहरी सांस ली। बेबसी की भावना ने उसे घेर लिया। उसके पास पैसा था, शक्ति थी,
लेकिन वो उस लड़की की मदद उस तरह से नहीं कर पा रहा था जैसा वो स्वीकार कर सकती। उसने अपने सहायक अर्जुन को फोन किया। मीरा के ससुराल वालों के बारे में और गहराई से जांच करो, खासकर उस वसीयत के बारे में जो उनके पास है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जी सर। उस रात मीरा अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव के आखिरी छोर पर एक छोटे से मंदिर में शरण लेने गई। मंदिर के पुजारी एक दयालु व्यक्ति थे। तीनों की हालत देखकर उन्होंने उन्हें मंदिर के पीछे एक खाली कमरे में रहने दिया। भले ही ये अस्थायी था, लेकिन कम से कम सिर पर एक छत तो थी। अब बाजार के छज्जे के नीचे सिकुड़ना नहीं पड़ेगा। एक थका देने वाले दिन के बाद रिया गहरी नींद सो गई। रोहन करवटें बदलता रहा। माँ, क्या उस अंकल ने मेरा पत्र चेयरमैन साहब को दिया होगा? मीरा ने अपने बेटे की पीठ सहलाई। हाँ बेटा। जरूर दिया होगा। वो अपने बेटे को ये नहीं बता सकी कि वो उस चेयरमैन से मिल चुकी है और उस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? रोहन ने मासूमियत से पूछा। मीरा चुप रही। उसे नहीं पता था कि बेटे को क्या जवाब दे। वो बस उसे अपनी गोद में लेकर तब तक थपथपाती रही जब तक वो सो नहीं गया। अगली सुबह जब मीरा उठी तो उसने दरवाजे के नीचे एक लिफाफा देखा। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। बस जल्दी में लिखे कुछ शब्द थे मीरा के लिए। उसने उत्सुकतावश उसे खोला। अंदर पैसे नहीं, बल्कि एक कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ छोटी पंक्तियां थीं। नमस्ते मीरा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आपके परिवार की कहानी जानता है। मैं जानता हूं कि आपके ससुराल वालों के पास जो वसीयत है वो नकली है। असली वसीयत अभी भी मौजूद है और एक सुरक्षित स्थान पर रखी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए न्याय वापस पाना चाहती हैं तो आज सुबह 9 बजे उसी पुरानी चाय की दुकान पर मुझसे मिलें। किसी को ना बताएं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। एक शुभचिंतक। मीरा ने पत्र को बार बार पढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये पत्र किसने लिखा है? क्या ये एक चाल है? वही पुरानी चाय की दुकान। क्या ये विक्रम का आदमी है? लेकिन इतना गुप्त रूप से क्यों? एक तरफ वो डरी हुई थी, उसे शक था, क्या पता ये उसके ससुराल वालों का कोई आदमी हो, वे उसे फुसराकर कुछ करना चाहते हो। लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण जगी। असली वसीयत अभी भी है। अगर ये सच है तो माँ बेटे को अपना घर वापस पाने का मौका मिल सकता है, अपनी इज्जत वापस पाने का। उसने अपने सोते हुए बच्चों को देखा। उनके लिए वो किसी भी अवसर को नहीं छोड़ सकती थीं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। उसने जाने का फैसला किया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने दोनों बच्चों को पुजारी की देखरेख में छोड़ा, उन्हें मंदिर में खेलने की हिदायत दी और अकेले ही बताई गई जगह पर चली गई। चाय की दुकान पर पहुंचकर मीरा को वही जानी पहचानी शांति महसूस हुई। वो अंदर गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पुरानी मेज पर जो व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था वो विक्रम नहीं, बल्कि एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसका चेहरा दयालु था और उसने चश्मा पहना हुआ था। बैठिए, उस आदमी ने गर्मजोशी से कहा। मैं वकील शर्मा हूं। मीरा झिझकते हुए बैठ गई। नमस्ते वकील साहब। क्या आपने ही मुझे पत्र भेजा था? वकील शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे किसी ने इस मामले में आपकी मदद करने के लिए नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? मीरा ने तुरंत पूछा। माफ कीजिए, मैं अपने मुवक्किल की पहचान नहीं बता सकता, लेकिन आप निश्चिंत रहें, वो व्यक्ति पूरी तरह से नेकनीयत है। वकील शर्मा ने यह कहकर उसकी ओर एक फाइल बढ़ाई। ये आपके ससुर श्री प्रकाश द्वारा बनाई गई वसीयत की एक प्रति है। ये वसीयत मेरे कानूनी कार्यालय में बनाई गई थी, जिसमें मैं और 2 अन्य गवाह थे। ये पूरी तरह से कानूनी है। मीरा ने कांपते हुए फाइल खोली। उसने एक एक शब्द पढ़ा। ये वास्तव में उसके ससुर की लिखावट थी, बहुत साफ और सुसंगत। सामग्री में स्पष्ट रूप से लिखा था, मेरे मरने के बाद इस पते पर स्थित पूरा घर और जमीन मेरे 2 पोते पोतियों रिया और रोहन को दी जाएगी। मेरी बहू मीरा उनके 18 साल के होने तक उनकी ओर से संपत्ति का प्रबंधन करेगी। मेरे अन्य बेटों और बेटियों को मैंने व्यवसाय के लिए पूंजी दे दी है। उन्हें इस पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है। मीरा के आंसू फिर से बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी और दुख के आंसू थे। हाँ, यही है। यही है, पापा ने मुझसे ऐसा ही कहा था। आपके ससुराल वालों के पास जो वसीयत है वो एक नकली दस्तावेज है, जिसे श्री प्रकाश के स्ट्रोक के बाद बनाया गया था, जब वो पूरी तरह से होश में नहीं थे। वकील शर्मा ने आगे कहा,
हमारे पास उनके खिलाफ जाली दस्तावेज बनाने और संपत्ति हड़पने का मुकदमा करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मीरा ने कागज को कसकर पकड़ लिया। न्याय की रोशनी आखिरकार चमक उठी थी। उसने कृतज्ञता भरी आंखों से वकील की ओर देखा। वकील साहब, अब मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले हम गांव की पंचायत और जिला पुलिस को एक शिकायत और इस वसीयत की प्रति भेजेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे मुवक्किल एक बैठक, एक सार्वजनिक आमना सामना आयोजित करना चाहते हैं। मीरा ने भौहे सिकोड़ी। सार्वजनिक आमना सामना? हाँ। वकील शर्मा ने सिर हिलाया। उनकी आंखें तेज हो गईं। ताकि सभी लोग, सभी पड़ोसी सच्चाई जान सकें, ताकि आपको और आपके बच्चों को उनकी इज्जत वापस मिल सके और कानून और नैतिकता को ताक पर रखने वालों को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए सिर झुकाना पड़े। न्याय वापस पाने की लड़ाई अब वास्तव में शुरू हो गई थी। वकील के कार्यालय से निकलने के बाद मीरा बच्चों को लेने के लिए मंदिर लौट आई। उसका मन सैकड़ों विचारों में उलझा हुआ था। वो जानती थी कि उसके पीछे मदद करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से विक्रम था। केवल उसके पास ही ऐसा करने की क्षमता और कारण था। लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहा था? वकील के माध्यम से क्यों काम कर रहा था? वो आभारी थी, लेकिन असहज भी महसूस कर रही थी। ये एहसान का कर्ज बहुत बड़ा था। उसे नहीं पता था कि इसे कैसे चुकाएगी। अगले दिन वकील शर्मा की व्यवस्था के अनुसार पंचायत घर में एक बैठक आयोजित की गई। उपस्थित लोगों में मीरा और उसके बच्चे, उसके सभी ससुराल वाले, गांव के पंचायत प्रतिनिधि और वकील शर्मा शामिल थे। विक्रम मौजूद नहीं था। मीरा के देवर ननद रमेश और रेखा घमंड भरे चेहरे के साथ बैठक कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य सुलह बैठक है और हाथ में वसीयत के साथ वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। वाह! वकील को भी बुला लिया। किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? रेखा ने मीरा और वकील शर्मा को देखकर मुंह बनाया। रमेश ने अपना गला साफ किया। सीधी बात करते हैं। ये घर हम भाई बहनों का है। मीरा भाभी का इसमें कोई हक नहीं है। पंचायत को बस कागज देखकर फैसला करना चाहिए। गांव के सरपंच श्रीमान भाटिया ने मेज थपथपाई। सब लोग शांत हो जाइए। आज हम यहाँ श्री प्रकाश के घर के उत्तराधिकार से संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं वकील शर्मा से बोलने का अनुरोध करता हूँ। वकील शर्मा उठे। उनका अंदाज आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक फाइल मेज पर रख दी। ये श्री प्रकाश की एकमात्र कानूनी वसीयत है, जो मेरे कार्यालय में पिछले साल 10 मई को बनाई गई थी। इससे पहले कि वो गंभीर रूप से बीमार पड़ते, वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि घर और जमीन का मालिकाना हक 2 पोते पोतियों रिया और रोहन का है। रमेश और रेखा हंस पड़े। वकील साहब मजाक कर रहे हैं क्या? असली वसीयत ये रही। रमेश ने अपना कागज मेज पर पटक दिया। आपकी वसीयत नकली है। वकील शर्मा शांति से मुस्कुराए। नकली है या असली, हम हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 गवाह हैं जिन्होंने मेरी वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी वसीयत किस तारीख को हस्ताक्षरित की गई थी? क्या कोई गवाह था? उस समय श्री प्रकाश की स्वास्थ्य स्थिति कैसी थी? क्या अस्पताल के पास ये प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज है कि वो नागरिक कृत्यों को करने के लिए मानसिक रूप से सक्षम थे? वकील शर्मा के हर सवाल ने रमेश और रेखा के चेहरे का रंग उड़ा दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पार्टी इतनी अच्छी तरह से तैयार होगी। बैठक तनावपूर्ण थी। जब कमरे का दरवाजा खुला, विक्रम अंदर आया। उसने हमेशा की तरह सूट नहीं पहना था, बस एक साधारण शर्ट और पैंट पहनी थी, लेकिन एक सफल, शक्तिशाली व्यक्ति का आभा मंडल अभी भी बना हुआ था। उसके आने से पूरा कमरा शांत हो गया। सरपंच भाटिया जल्दी से खड़े हो गए। नमस्ते। नमस्ते विक्रम जी, आप यहाँ कैसे? विक्रम ने सरपंच को सिर हिलाकर नमस्ते किया और फिर मीरा के ससुराल वालों की ओर देखा। उसकी आंखें बर्फीली थीं। मैं यहाँ मीरा जी द्वारा कानूनी सहायता के लिए अधिकृत व्यक्ति के रूप में आया हूँ। उसकी बात ने सभी को, विशेषकर मीरा को, चकित कर दिया। उसने उसे देखा। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना जगी। रमेश और रेखा को अब एहसास हुआ कि ये आदमी वही अमीर अरबपति है जो हाल ही में गांव में दान करने आया था। उनके हाथ पैर कांपने लगे। एक अकेली माँ से लड़ना आसान था, लेकिन विक्रम जैसे पैसे और शक्ति वाले व्यक्ति से लड़ना टिड्डे का हाथी से लड़ने जैसा था। विक्रम ने मीरा को नहीं देखा। वो बस वकील शर्मा के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। चलिए जारी रखते हैं। मीरा वहां बैठी थी। उसे लग रहा था जैसे वो एक सपने में है।
जिस आदमी से उसने कभी प्यार किया था, जिसने उसे छोड़ दिया था, वो अब वापस आ गया था, उसके लिए लड़ने के लिए उसके बगल में बैठा था। उसका दिल गर्म भी था और दर्द भी कर रहा था। उसने चुपके से उसे देखा। उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। वो जानबूझकर दूरी बनाए हुए था। बस एक मददगार की भूमिका निभा रहा था। क्या वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता था, या सिर्फ दया और अतीत के अपराधबोध के कारण? मीरा ने अपना सिर झुका लिया। मेज पर रखी ठंडी चाय के पीछे अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे कमजोर देखे। उसे मजबूत रहना था, न सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बल्कि उसके सामने अपने आखिरी स्वाभिमान के लिए भी। ये मुलाकात भले ही न्याय वापस पाने के लिए थी, लेकिन साथ ही उसके कभी न भरने वाले दिल के घाव को और गहरा कर रही थी। बैठक कक्ष में माहौल भारी हो गया। विक्रम की उपस्थिति और वकील शर्मा के तेज तर्कों के दबाव में रमेश और रेखा घबराने लगे। वो पापा कभी होश में रहते थे, कभी नहीं। हो सकता है उन्हें याद ना हो कि उन्होंने क्या लिखा है। रमेश हकलाया, सफाई देने की कोशिश कर रहा था। रेखा ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। हे भगवान, भाई साहब तो चले गए, हम बस अपने माँ बाप का पुश्तैनी घर बचाना चाहते थे। भाभी भी बाहर ही हैं। बाद में दूसरी शादी कर लेंगी तो ये घर क्या हमारे खानदान का रहेगा? हमने जो किया वो अपने खानदान की भलाई के लिए ही किया। रेखा के नाटक ने मीरा को गुस्से से भर दिया, लेकिन वो चुप रही ताकि वकील स्थिति को संभाल सके। वकील शर्मा फीकी हंसी हंसे। आप कहती हैं कि आप खानदान की चिंता करती हैं, तो आपने अपने दो सगे भतीजे भतीजी, अपने खानदान के खून को बारिश की रात में घर से बाहर कैसे निकाल दिया? आपका प्यार कहाँ था? मैं रेखा की बोलती बंद हो गई। उसी समय विक्रम ने दरवाजे पर खड़े अपने सहायक अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। कुछ मिनट बाद बैठक कक्ष का दरवाजा फिर से खुला। अर्जुन रिया और रोहन का हाथ पकड़कर अंदर आया। दोनों बच्चों के आने से सब हैरान रह गए। मीरा चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि विक्रम उसके बच्चों को यहां क्यों लाया है। रिया, यहां आओ मां के पास, मीरा ने जल्दी से बुलाया। लेकिन विक्रम ने धीरे से रिया से कहा, रिया बेटा, क्या तुम यहां बैठे सभी लोगों को बता सकती हो कि मरने से पहले तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा था? रिया इतने सारे बड़ों को खुद को घूरते देख थोड़ी झिझकी, लेकिन जब उसने विक्रम की उत्साहजनक आंखें और अपनी मां का आंसुओं से भरा चेहरा देखा तो वो अचानक बहादुर हो गई। रिया कमरे के बीच में खड़ी हो गई। उसकी बड़ी साफ आंखें सीधे अपने चाचा रमेश और बुआ रेखा के चेहरे पर टिकी थीं। उसके पास माइक्रोफोन नहीं था, लेकिन उसकी मासूम साफ आवाज पूरे शांत कमरे में गूंज उठी। मेरे पापा ने कहा था, रिया ने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मेरे पापा ने कहा था कि उन्हें बहुत दूर जाना है, वो अब माँ और मेरे साथ घर पर नहीं रह सकते। पापा ने कहा था कि ये घर उन्होंने मेरे और रोहन के लिए बनाया है। पापा ने मुझे घर पर अच्छे से रहने, माँ की बात सुनने और रोहन का ध्यान रखने के लिए कहा था। पापा ने कहा था कि किसी को भी हमारा घर छीनने मत देना। वो थोड़ी देर रुकी, एक गहरी सांस ली और फिर बोली। उसकी आवाज भर्रा गई थी। पापा ने कहा था कि वो घर हमारे लिए है। चाचा बुआ ने हमारा घर ले लिया। पापा ऊपर आसमान में बहुत दुखी होंगे। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। एक 7 साल की बच्ची का मासूम और दर्द भरा रोना वहां मौजूद सभी लोगों के ज़मीर में हजारों सुइयों की तरह चुभ गया। पूरा बैठक कक्ष शांत हो गया। सरपंच ने अपना सिर झुका लिया। देखने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे अधिकारी भी मुंह फेरने लगे। किसी ने तो चुपके से अपनी आंखें भी पूंछी। खिड़की के बाहर खड़े कुछ उत्सुक गांव वाले भी चुप हो गए। कोई कानाफूसी नहीं हो रही थी। रमेश और रेखा के चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ गए। उनकी भतीजी के शब्द चाकू से भी ज्यादा तेज थे। उन्होंने सीधे उस तथाकथित रिश्तेदारी और नैतिकता पर वार किया था जिसे वे अपने लालच को छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वे बड़ों से बहस कर सकते थे, लेकिन एक बच्चे के सच्चे शब्दों का सामना कैसे करते? मीरा दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई। उसके आंसू बह निकले। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बेटी इतने मजबूत और भावुक शब्द कह सकती है। विक्रम अभी भी चुपचाप बैठा था,
लेकिन मेज के नीचे उसके हाथ भिंज गए थे। उसने दोनों बच्चों को यहां लाकर एक जोखिम भरा कदम उठाया था। लेकिन वो जानता था कि कोई भी कानूनी सबूत एक बच्चे के दिल से निकली सच्चाई से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। ये सबसे पत्थर दिलों को भी पिघला सकता है। वो उठा और मीरा और बच्चों के पास गया। उसने रिया के कंधे पर हाथ रखा। उसने सीधे रमेश और रेखा को देखा। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। अब तुम दोनों के पास कहने के लिए कुछ है? चुप्पी छा गई। रिया के शब्दों ने सबसे मजबूत आरोप लगा दिया था, जिसने हर झूठ और लालच को रोशनी में ला दिया था। रिया के आंसू भरे शब्दों और वकील शर्मा द्वारा पेश किए गए अकाट्य सबूतों के सामने रमेश और रेखा पूरी तरह से टूट गए। हम बस कुछ समय के लिए बहक गए थे, रमेश हकलाया, पसीने से तरबतर। रेखा अब और चिल्लाने या नाटक करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, बस चुपचाप बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, शर्म से किसी को देख नहीं पा रही थी। सरपंच भाटिया ने मेज पर जोर से हाथ मारा। बहक गए थे? बहक कर तुमने अपने सगे भाई की संपत्ति हड़पने के लिए जाली वसीयत बनाई? अपनी भाभी और 2 भतीजे भतीजी को आधी रात को घर से निकाल दिया। क्या तुम लोग इंसान भी हो? उन्होंने पास बैठे पुलिस कांस्टेबल की ओर रुख किया। कांस्टेबल साहब, तुरंत रिपोर्ट दर्ज कीजिए। इस मामले में स्पष्ट रूप से आपराधिक संकेत हैं, जाली दस्तावेज बनाने और संपत्ति हड़पने का अपराध। हमें फाइल को जिला पुलिस को भेजना होगा ताकि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई हो सके। आपराधिक शब्द सुनकर रमेश और रेखा के चेहरे से खून गायब हो गया। वे जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए और मीरा के सामने गिड़गिड़ाने लगे। भाभी जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। रमेश रोने लगा। हमसे गलती हो गई। हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। हमने आगे पीछे का नहीं सोचा। प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए। अगर हम जेल चले गए तो घर पर बच्चों का क्या होगा? रेखा भी फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज अधिकारियों से कहिए कि हमें माफ कर दें। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। वे गिड़गड़ा रहे थे। उनकी दयनीय हालत 1 घंटे पहले के उनके घमंडी और क्रूर व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी। मीरा ने उन्हें देखा। उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसे खुशी नहीं हुई। उसे बस तथाकथित रिश्तेदारी पर अफसोस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, मीरा जी की माफी एक भावनात्मक मामला है, लेकिन कानून कानून है। इन दोनों बातों को मिलाया नहीं जा सकता। आपने गलत किया है तो आपको कानून के सामने जिम्मेदारी लेनी होगी। वकील शर्मा ने भी जोड़ा, हमारे पास मुकदमा करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। गवाहों के बयानों से लेकर हस्ताक्षर की जांच और श्री प्रकाश की स्वास्थ्य स्थिति के प्रमाण पत्र तक, जब आपने जाली वसीयत बनाई थी, आप इनकार नहीं कर सकते। बाकी के भाई बहन जो पहले रमेश और रेखा का साथ दे रहे थे, अब डर गए। वे खड़े हो गए और जल्दी से सफाई देने लगे। सर, भाभी जी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब रमेश और रेखा का किया धरा है। उन्होंने कहा कि पापा ने घर हम भाई बहनों के लिए छोड़ा है, इसलिए हमने उनकी बात मान ली। हाँ, हमें धोखा दिया गया है, वरना कौन अपने भतीजे भतीजी के साथ ऐसा करेगा? दोषारोपण और इनकार का एक अराजक दृश्य सामने आया। उनकी तथाकथित भाईचारे की एकता जेल जाने के खतरे का सामना करते ही पल भर में टूट गई। मीरा ने यह दृश्य देखा और थके हुए अंदाज में सिर हिलाया। वो सरपंच की ओर मुड़ी। सर, मेरी बस एक ही गुजारिश है। मैं अपने बच्चों का घर वापस चाहती हूं। जहां तक आपराधिक जिम्मेदारी का सवाल है, वो झिझकी। अपने 2 बच्चों को देखा जो अभी भी डरकर उससे लिपटे हुए थे। वो नहीं चाहती थी कि वे इस याद के साथ बड़े हों कि उनकी मां ने अपने चाचा बुआ को जेल भिजवाया था। विक्रम उसकी झिझक समझ गया। उसने धीरे से वकील शर्मा से कुछ कहा। वकील शर्मा ने सिर हिलाया और अधिकारियों से कहा, सर, मीरा जी की ओर से सबसे बड़ी इच्छा न्याय और अपनी कानूनी संपत्ति वापस पाना है। अगर प्रतिवादी पक्ष तुरंत पूरा घर, कागजात वापस करने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और मीरा जी और उनके बच्चों को हुए मानसिक आघात के लिए मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, तो हम अपनी शिकायत वापस लेने और उनके लिए आपराधिक जिम्मेदारी में कमी का अनुरोध करने पर विचार कर सकते हैं। ये हमारी ओर से एक उदारता का प्रदर्शन है, ताकि कुछ अंतिम रिश्तेदारी बची रहे। ये एक रास्ता था, एक मानवीय रास्ता, जो विक्रम और मीरा ने उन्हें दिया था। रमेश,
रेखा और बाकी लोग जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वे जल्दी से सिर हिलाने लगे। जी जी, हम सहमत हैं, हम तुरंत घर वापस कर देंगे, सब कुछ वापस कर देंगे। हम भाभी जी और बच्चों से ढंग से माफ़ी भी मांगेंगे। बैठक समाप्त हुई। न्याय हो चुका था। असली वसीयत को मान्यता मिल गई थी और घिनौनी साजिश का पर्दा फाश हो गया था। लालची क्रूर भाई बहनों को घबराहट और शर्मिंदगी में अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। ये सब विक्रम की उपस्थिति और मीरा की मजबूती के कारण संभव हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये सच्चाई के कारण संभव हुआ। मीरा के अनुरोध और प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार दोपहर में गांव के चौक पर एक जनसभा आयोजित की गई। ये न केवल मामले के परिणाम की घोषणा करने के लिए थी, बल्कि एक सार्वजनिक माफी का कार्यक्रम भी था, ताकि सभी गांव वालों के सामने मीरा और उसके बच्चों की इज्जत वापस की जा सके। चौक लोगों से खचाखच भरा था। हर कोई कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। सभी की उपस्थिति में सरपंच ने गंभीरता से घोषणा की कि मीरा के पति रवि का घर और जमीन श्री प्रकाश की वसीयत के अनुसार उनके 2 बच्चों रिया और रोहन की कानूनी विरासत है। और रमेश और रेखा द्वारा संपत्ति हड़पने का कोई भी कार्य अवैध है। फिर माफी की बारी आई। रमेश, रेखा और कुछ अन्य भाई बहनों को चौक के सामने खड़ा होना पड़ा और मीरा और बच्चों के सामने सिर झुकाना पड़ा। रमेश ने माइक्रोफोन पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसमें कोई घमंड नहीं बचा था। गांव वालों, भाभी जी, हम पति पत्नी ने लालच और मूर्खता में एक भयानक काम किया। हमने पापा की जाली वसीयत बनाई, अपने भाई भाभी और भतीजे भतीजे का घर हड़प लिया और भाभी और बच्चों को घर से निकाल दिया। हमें बहुत पछतावा है। हम तहे दिल से भाभी जी और दोनों बच्चों रिया और रोहन से माफ़ी मांगते हैं। उम्मीद है भाभी और बच्चे हमारी गलती के लिए हमें माफ़ कर देंगे। हम गांव वालों से भी माफ़ी मांगते हैं कि हमने ऐसा शर्मनाक अनैतिक काम किया। ये कहकर वे सब झुक गए। सबकी नजरें मीरा पर टिकी थीं। लोग इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहेगी। कुछ ने सोचा कि वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें डांटेगी, कुछ ने सोचा कि वो रोएगी और अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी। लेकिन मीरा कुछ देर चुप रही। उसने उन चेहरों को देखा जो कभी उसके अपने थे, अब डर के मारे सिकुड़े हुए थे। उसने अपने 2 छोटे बच्चों को देखा जो उसके बगल में खड़े थे। आखिरकार वो आगे बढ़ी और माइक्रोफोन लिया। उसकी आवाज शांत थी, ना कोई नफरत, ना कोई खुशी। जब बात यहां तक आ गई है तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। वो घर मेरे पति की मेहनत की कमाई थी, मेरे बच्चों का भविष्य था। मुझे उसे वापस लेना ही था। जहां तक तुम लोगों का सवाल है, तुम मेरे पति के भाई बहन हो, मेरे बच्चों के चाचा बुआ हो। वो रुकी, एक गहरी सांस ली। मैं तुम लोगों को माफ करती हूं। एक हल्के से वाक्य ने पूरे चौक में हलचल मचा दी। यहां तक कि उसके देवर ननद भी हैरान होकर उसे देखने लगे। मीरा ने आगे कहा। उसकी आवाज थोड़ी भर्राई हुई थी, लेकिन बहुत साफ थी। मैं माफ इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि तुम लोग माफी के लायक हो, बल्कि मेरे 2 बच्चों के लिए। मैं नहीं चाहती कि वे नफरत में बड़े हों। मैं चाहती हूं कि वे सीखें कि चाहे दूसरे हमारे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करें, हमारे दिल में हमेशा दयालुता होनी चाहिए, क्योंकि दयालुता ही हमें शांति से जीने में मदद करती है। वो रिया और रोहन की ओर मुड़ी और प्यार से कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आज माँ की कही बात को समझोगे। पूरा चौक शांत हो गया। मीरा के शब्द किसी भी सजा से ज्यादा शक्तिशाली थे। उसने न केवल न्याय वापस पाया, बल्कि एक ऐसी उदारता, एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाया जिसने सभी को सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। जो पड़ोसी कभी उसके बारे में कानाफूसी करते थे, अब उसे प्रशंसा और थोड़ी शर्मिंदगी की नजरों से देख रहे थे। विक्रम चौक के एक कोने में खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वो मीरा के फैसले से हैरान नहीं था, क्योंकि जिस लड़की से वो 8 साल पहले प्यार करता था, वो हमेशा से ही इतनी दयालु और क्षमाशील थी। इतनी कड़वाहट और कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी उसका वो अच्छा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था। उसने उसे वहां खड़े देखा, छोटी लेकिन मजबूत, अपने 2 बच्चों की रक्षा करते हुए। उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। वो जानता था कि उसने कभी भी उससे प्यार करना बंद नहीं किया था। आमना सामना चुप्पी में समाप्त हुआ। भाई बहन शर्मिंदगी और गांव वालों की तिरस्कारपूर्ण नजरों के बीच चुपचाप चले गए।
मीरा और उसके बच्चे आखिरकार सिर उठाकर चल सकते थे। आज से वे अपनी जिंदगी अपने ही घर में फिर से शुरू करेंगे, एक ऐसी इज्जत के साथ जो पूरी तरह से वापस मिल गई थी। गांव के चौक पर हुई बैठक के बाद विक्रम खुद गाड़ी चलाकर मीरा और उसके बच्चों को उनके घर वापस ले गया। ससुराल वाले दोपहर में ही घर खाली कर चाबियां पंचायत को सौंप गए थे। जब घर का दरवाजा खुला तो एक जानी पहचानी भावना उमड़ पड़ी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन लोगों के दिल बदल गए थे। रिया और रोहन खुशी से चिल्लाए और अंदर भागे। मेरा कमरा! मेरे खिलौने अभी भी यहीं हैं बा। दोनों बच्चे घर में दौड़ रहे थे। उनकी साफ हंसी गूंज रही थी, जिसने पिछले कुछ दिनों के उदास माहौल को दूर कर दिया। मीरा दरवाजे पर खड़ी अपने बच्चों को देख रही थी और अनजाने में मुस्कुरा दी। इतने आंसुओं के बाद पहली मुस्कान। विक्रम उसके बगल में खड़ा था। धीरे से बोला, सब ठीक हो गया, धन्यवाद। मीरा ने मुड़कर सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। अगर तुम नहीं होते तो हम माँ बेटी का क्या होता पता नहीं। ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी मुझे नहीं पता। विक्रम ने सिर हिलाया। ऐसा मत कहो, समझो मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। तुम परेशान मत हो। वो जानता था कि अगर वो एहसान चुकाने की बात करती रही तो उनके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। वो उसके साथ सबसे स्वाभाविक तरीके से रहना चाहता था। उस शाम जश्न मनाने के लिए विक्रम तीनों को शहर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया। ये पहली बार था जब रिया और रोहन इतनी शानदार जगह पर आए थे। दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे, लेकिन बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, माँ की बात मान रहे थे। खाने के दौरान विक्रम बहुत स्वाभाविक रूप से बच्चों का ख्याल रख रहा था। वो उनके लिए खाना परोस रहा था, मजेदार कहानियां सुना रहा था और रोहन के मासूम सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दे रहा था। ये दृश्य देखकर मीरा का दिल थोड़ा उदास हो गया। काश उसका पति जिंदा होता, काश उसका परिवार पूरा होता, तो शायद खुशी इतनी ही सरल होती। वापस आते समय कार एक पार्क के पास से गुजरी, जिसमें कई रंग बिरंगी लाइटें थी। विक्रम अंकल, क्या हम थोड़ी देर खेलने के लिए नीचे उतर सकते हैं? रोहन ने झिझकते हुए पूछा। जरूर, विक्रम मुस्कुराया और कार को किनारे लगा दिया। उसने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और पार्क में ले गया। मीरा पीछे पीछे चली। उन्होंने साथ में स्लाइड और झूलों पर खेला। रिया और रोहन की हंसी रात में गूंज रही थी। विक्रम, जो अपनी कंपनी का हमेशा गंभीर रहने वाला चेयरमैन था, अब खुशी खुशी दो बच्चों के लिए झूले को धक्का दे रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी चमक रही थी। मीरा बेंच पर बैठी चुपचाप देख रही थी। ये पल बहुत शांत था। विक्रम एक अजनबी अरबपति की तरह नहीं, बल्कि एक असली पिता की तरह लग रहा था, जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा हो। जब वे वापस लौटे तो रोहन विक्रम के कंधे पर सो गया था। रिया उसके बगल में चल रही थी, उसका हाथ कसकर उसकी शर्ट पकड़े हुए था। घर पहुंचकर विक्रम ने रोहन को बिस्तर पर लिटाया और सावधानी से कंबल ओढ़ाया। मीरा पास खड़ी उसे ये सब इतनी कुशलता से करते देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माजोशी भर गई। धन्यवाद, आपको बहुत परेशानी हुई, मीरा ने धीरे से कहा। विक्रम ने बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि रिया ने उसका हाथ खींच लिया। विक्रम अंकल, उस छोटी लड़की ने अपनी बड़ी गोल आंखों से उसे देखा। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। विक्रम झुका। रिया थोड़ी देर झिझकी और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने विक्रम और मीरा दोनों को स्तब्ध कर दिया। अंकल, आप हम माँ बेटे के लिए बहुत अच्छे हैं। क्या आप मेरे पापा बन सकते हैं? एक बच्चे के मासूम सवाल ने जैसे बिजली का झटका दिया। कमरे में हवा थमसी गई। मीरा घबरा गई। रिया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अंकल से माफी मांगो। लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वो घुटनों के बल बैठ गया, सीधे रिया की आंखों में देखा। उसकी आवाज भर्राई हुई और कांप रही थी। क्यों? तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारा पापा बनूं? क्योंकि आप माँ और हमारी रक्षा करते हैं, रिया ने बहुत साफ जवाब दिया। जैसे मेरे रवि पापा पहले करते थे। रवि पापा भी माँ और हमारी रक्षा करते थे। आप हमें अच्छा खाना भी खिलाते हैं और हमारे साथ खेलते भी हैं। मुझे आप बहुत पसंद है। रोहन को भी आप पसंद है। विक्रम कुछ और नहीं कह सका। उसे लगा जैसे उसकी नाक जल रही है। उसका गला रुंध गया। एक बच्चे के प्रस्ताव में इतना वजन था।
इसने उसके पत्थर दिल के सबसे गहरे, सबसे नरम कोने को छू लिया था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे कभी भी एक पूरा परिवार नहीं मिला था। कभी किसी बच्चे ने उसे पापा नहीं कहा था। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और चुपके से अपने आंसू पोंछे। मीरा वहां खड़ी थी, घबराई हुई और दुखी। उसे अपने बच्चे पर प्यार भी आ रहा था और विक्रम के लिए बुरा भी लग रहा था। वो जानती थी कि रिया के सवाल ने अनजाने में उन दोनों के दर्द को कुरेद दिया था। दृश्य शांत हो गया। बस सो रहे रोहन की हल्की सांसें और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। रिया का प्रस्ताव चाहे कितना भी मासूम क्यों ना हो, उसने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके बारे में विक्रम और मीरा दोनों ने सोचने की हिम्मत नहीं की थी। एक दरवाजा जो भविष्य की ओर जाता था, जहां शायद एक नया परिवार उनका इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब मीरा और उसके बच्चों का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था, एक अप्रत्याशित मेहमान आया। वो एक बुजुर्ग महिला थी जो शानदार और सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने हुई थी। उसके साथ एक नौकरानी भी थी। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम की माँ माया जी थीं। माया जी को दरवाजे पर खड़ा देख मीरा सन्न रह गई। 8 साल पहले की यादें ताज़ा हो गईं। इसी महिला ने उससे मिलकर कोमल लेकिन भारी शब्दों का इस्तेमाल कर उसे विक्रम को छोड़ने पर मजबूर किया था। हमारे घर में वो इकलौता बेटा है, वंश का वारिस। उसका भविष्य पहले से ही तय है। उसे एक बराबर के परिवार की लड़की से शादी करनी होगी ताकि परिवार के व्यवसाय में मदद मिल सके। मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम विक्रम के लिए सही नहीं हो। प्यार हकीकत को नहीं हरा सकता बेटी। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे जाने दो ताकि उसका भविष्य बेहतर हो सके। वे शब्द लंबे समय तक मीरा को परेशान करते रहे। अब उनसे दोबारा मिलकर उसके दिल में एक जटिल भावना जगी। आंटी जी, आप यहाँ? कोई काम था? मीरा ने झिझकते हुए पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी दूरी थी। माया जी ने उसे देखा और फिर घर के अंदर। उनकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड और दूरी नहीं थी, बल्कि थकान और थोड़ा पछतावा था। क्या मैं अंदर आकर थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? मीरा झिझकी, लेकिन आखिरकार सिर हिलाकर उन्हें अंदर बुला लिया। माया जी कुर्सी पर बैठ गईं, घर को एक नज़र देखा और फिर सीधे मीरा को देखकर धीरे धीरे बोलीं, मैंने विक्रम से सब कुछ सुन लिया है, तुम्हारी कहानी और पिछले कुछ सालों की भी। मीरा चुप रही। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। माया जी ने एक गहरी दुख भरी सांस ली। मीरा, मैं आज यहां तुमसे माफी मांगने आई हूं। मीरा हैरान थी। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूं कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं, माया जी ने दोहराया। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। 8 साल पहले मैंने गलती की। मैं बहुत स्वार्थी थी। मैंने पैसे और रुतबे को ज्यादा महत्व दिया और तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ दिया। मैंने सोचा कि ऐसा करना विक्रम के लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं गलत थी। उन्होंने बताया कि विक्रम के विदेश जाने और उनकी व्यवस्था के अनुसार शादी करने के बाद वो कभी खुश नहीं रहा। बिना प्यार की शादी जल्दी ही टूट गई। विक्रम एक मशीन की तरह काम में डूब गया, ठंडा और कम बोलने वाला हो गया। भले ही वो एक सफल व्यवसायी बन गया था, लेकिन वो जानती थी कि उनके बेटे को कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। अभी कुछ दिन पहले जब उसने फ़ोन करके मुझे तुम्हारी कहानी बताई, तब मैंने अपने पुराने विक्रम को फिर से देखा। उसकी आवाज़ में चिंता थी, परवाह थी और जान भी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि उसकी खुशी करोड़ों के सौदों में नहीं, बल्कि यहाँ इस जगह पर तुम्हारे साथ है। ये कहते कहते उनके आंसू उनके झुर्रियों वाले गालों पर बहने लगे। मैंने गलती की। मीरा, मैंने अपने ही बेटे की खुशी छीन ली और तुम्हारी भी। अब मैं तुमसे माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरी बस एक ही इच्छा है। वो रुकी और विनती भरी नज़रों से मीरा को देखा। मैं उन दोनों बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मैं रिया और रोहन की दादी बनना चाहती हूँ। अगर तुम इजाज़त दो। मीरा सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शक्तिशाली घमंडी महिला एक दिन उससे ऐसे शब्द कहेगी। समय और घटनाओं ने एक इंसान को बदल दिया था। उसी समय रिया और रोहन स्कूल से घर आए।
एक अजनबी मेहमान को देखकर दोनों बच्चे झिझकते हुए अपनी माँ के पीछे खड़े हो गए। मायाजी ने बच्चों को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे एक कोमल मुस्कान लाने की कोशिश की। ये रिया और रोहन है ना? कितने प्यारे लग रहे हैं। वो उठी और धीरे धीरे पास आईं। नमस्ते बच्चों, मैं तुम्हारी दादी हूं। ये वाक्य शायद उन्होंने अपने मन में ठीक किया होगा। वो खुद को दादी कहने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि वो जानती थीं कि विक्रम अभी तक उनका पिता नहीं है। वो बस सबसे प्यारा शब्द इस्तेमाल कर सकती थीं जो उन्हें सूझा। रिया और रोहन ने हैरानी से अपनी माँ को देखा, मीरा ने अपने बच्चों को देखा और फिर मायाजी को। उसने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। उसके दिल में सालों पुरानी नफरत पिघलती हुई महसूस हुई। आखिरकार वो भी एक माँ थी जो अपने बेटे से अपने तरीके से प्यार करती थी। मीरा ने धीरे से अपने बच्चों को सिर हिलाया। बच्चों, दादी को नमस्ते बोलो। रिया और रोहन ने धीरे से कहा, नमस्ते दादी जी। माया जी खुश हो गईं। वो झुकीं और दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। उनके आंसू एक बार फिर बह निकले। लेकिन इस बार ये खुशी और पछतावे के आंसू थे जो शांत हो रहे थे। कितने प्यारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने अतीत की सभी गलतफहमियों और नफरत को दूर कर दिया। एक नया दरवाज़ा फिर से खुला, न केवल मीरा और विक्रम के लिए बल्कि एक बड़े परिवार के लिए भी, जहां गलतियों को प्यार और उदारता से सुधारा जा रहा था। मायाजी की स्वीकृति के बाद विक्रम और मीरा के बीच का रिश्ता भी कम अजीब लगने लगा। विक्रम लगभग हर दिन मीरा के घर आता। वो कोई मीठी बातें नहीं करता, बस चुपचाप बाड़ की करने, पुरानी दीवार पर पेंट करने या बस बच्चों के साथ खेलने में उसकी मदद करता। मीरा अब उसकी मदद को मना नहीं करती थी। वो समझ गई थी कि ये उसकी परवाह दिखाने का तरीका है। वो भी धीरे धीरे खुलने लगी थी। कभी कभी मुस्कुरा देती जब वो अनाड़ीपन से रोहन को फुटबॉल खेलना सिखाता या धैर्यपूर्वक रिया की स्कूल की कहानियां सुनता। एक दोपहर विक्रम आया और मीरा से कहा कि उसके पास माँ बेटे के लिए एक और सरप्राइज है। वो उन्हें गाड़ी में बैठाकर शहर के बाहरी इलाके में एक नई जमीन पर ले गया। यहाँ हवा ताज़ी और शांत थी। उनके सामने एक छोटा प्यारा सा घर था जो अभी अभी बना था। घर क्रीम रंग का था, जिसमें लकड़ी की बाड़, सामने एक छोटा सा खाली बगीचा और विशेष रूप से बहुत बड़ी खिड़कियां थी जिनसे हरे भरे धान के खेतों का नजारा दिखता था। ये मीरा हैरान थी। ये तुम माँ बेटे का घर है? विक्रम मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि तुम्हें और बच्चों को एक नई शुरुआत की जरूरत है, एक ऐसी जगह जहां कोई दुखद यादें ना हो। पुराना घर किराए पर दे देना, उससे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। और ये तुम तीनों का असली घर है। मीरा सन रह गई। उसने सिर हिलाया। नहीं विक्रम, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं और कुछ नहीं ले सकती। ये घर बहुत कीमती है। ये कोई तोहफा नहीं है मीरा। विक्रम ने उसे सच्चाई भरी आंखों से देखा। ये उन 8 सालों का मुआवजा है जो मैंने खो दिए, उन जख्मों का जो तुम्हें अकेले सहने पड़े। प्लीज़ मना मत करो, ठीक है? मुझे तुम माँ बेटे के लिए कुछ करने दो, प्लीज़। रिया और रोहन बड़ों की तरह ज़्यादा नहीं सोच सकते थे। नया घर देखकर वे खुशी से चिल्लाने लगे, वाह कितना सुंदर घर है माँ। माँ, हमारे घर में सच में बड़ी खिड़कियां हैं, जैसा आपने बताया था। दोनों बच्चे आंगन में दौड़ने लगे और फिर घर के अंदर हर कमरे को देखने लगे। उनकी खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी, जिससे पूरा माहौल भर गया। माँ, हमारे पास अब फूलों का बगीचा है। ये कमरा मेरा है। मैं यहाँ सुपर हीरो के पोस्टर लगाऊंगा। बच्चों की आवाज़ सुनकर, उनके चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर मीरा मना नहीं कर सकी। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक घर नहीं, ये एक सपना था, एक शांत खुशहाल जीवन का सपना जो वो हमेशा अपने बच्चों के लिए चाहती थी। वो विक्रम की ओर मुड़ी, उसकी आंखें नम थी। धन्यवाद विक्रम। इस बार उसने ये नहीं कहा कि मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। उसने बस धन्यवाद कहा, एक धन्यवाद जिसमें कृतज्ञता, भावना और स्वीकृति सब कुछ था। विक्रम मुस्कुराया, कोई बात नहीं, बस तुम और बच्चे खुश रहो, यही काफी है। जिस दिन वे नए घर में शिफ्ट हुए, माया जी भी शहर से आ गईं। वो बहुत सारा सामान लाई थीं, नए बिस्तर की चादरों से लेकर रसोई के बर्तनों तक।
उन्होंने छोटे बगीचे में पहले गुलाब के पौधे भी अपने हाथों से लगाए ताकि बाद में रिया और रोहन के पास देखने के लिए फूल हों। उन्होंने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। विक्रम और माया जी को एक साथ घर सजाते और साफ करते देख मीरा को एक अजीब सी गर्मजोशी महसूस हुई, जैसे एक असली परिवार, एक परिवार जो उसके पास कभी था, जो खो गया था और अब एक ऐसे तरीके से फिर से जिंदा हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नए घर में पहली रात। रिया और रोहन बहुत गहरी नींद सोए। मीरा खिड़की के पास खड़ी चांदनी में धान के खेतों को देख रही थी। हल्की हवा धान की खुशबू लेकर आ रही थी। उसका मन अजीब तरह से शांत था। दर्द अभी भी था, लेकिन अब वो चुपता नहीं था। इसे आसपास के लोगों के प्यार और परवाह ने शांत कर दिया था। सपना फिर से जिंदा हो गया था और उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। नए घर में शांत जीवन शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक और तूफान आ गया। एक सुबह जब मीरा बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी, एक शानदार कार गेट के सामने आकर रुकी। एक युवा, सुंदर, फैशनेबल कपड़े पहने महिला जिसने धूप का चश्मा पहना हुआ था, नीचे उतरी। उसने मीरा को सिर से पांव तक जांचती नजरों से देखा और फिर घमंडी आवाज में पूछा, तुम मीरा हो, है ना? जी, मैं ही हूं। माफ कीजिए, आप कौन हैं? मीरा थोड़ी हैरान थी। महिला ने अपना चश्मा उतारा। मैं नेहा हूं। विक्रम की पूर्व पत्नी। पूर्व पत्नी शब्द सुनकर मीरा रुक गई। हालांकि वो जानती थी कि विक्रम का तलाक हो चुका है, लेकिन उस महिला का सीधे सामना करना, जो कभी उसकी पत्नी थी, उसे थोड़ा असहज कर रहा था। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? नेहा ने जवाब नहीं दिया। उसने गेट खोला और अंदर आ गई। आंगन में एक चक्कर लगाया और फिर घर को देखा। वाह, कुछ तो बात है। विक्रम ने अपनी पुरानी प्रेमिका के लिए सच में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नेहा की आवाज में ताना और तिरस्कार भरा था। मीरा ने भौहें से कोड़ी, लेकिन शांत रहने की कोशिश की। नेहा जी, अगर आप यहां सिर्फ ये सब कहने आई हैं तो प्लीज चली जाइए। चली जाऊं? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं कैसे जा सकती हूं? नेहा हंसी। मैं यहां उस औरत का चेहरा देखने आई हूं जिसने मेरे पूर्व पति को, एक ठंडे आदमी को जो कभी किसी की परवाह नहीं करता था, शहर का काम छोड़कर इस देहात में आने पर मजबूर कर दिया। मैं देखना चाहती हूं कि तुम में मुझसे ज्यादा क्या है। उसने फिर से मीरा को देखा। साधारण, कुछ खास नहीं, बल्कि गंवार लग रही हो। और ऊपर से 2 बच्चे भी। नेहा जी, मीरा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी जब नेहा ने उसके बच्चों का जिक्र किया। आप मुझे जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चों का अपमान मत कीजिए। ओह, गुस्सा आ गया। नेहा ने मुंह बनाया। ठीक है, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि विक्रम और मेरा तलाक हो गया है, लेकिन प्यार अभी भी है। दोनों परिवार भी चाहते हैं कि हम फिर से एक हो जाएं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम समझदारी दिखाओ। कुछ पैसे लो और उसकी जिंदगी से दफा हो जाओ। किसी और की खुशी बर्बाद करने वाली तीसरी औरत मत बनो। मीरा सन्न रह गई। आप कह रही हैं कि आप दोनों फिर से होने वाले हैं? हाँ, इसलिए सपने देखना बंद कर दो। एक विधवा 2 बच्चों वाली औरत की क्या हैसियत है कि वो विक्रम जैसे आदमी के साथ रहे? उसी समय रिया और रोहन स्कूल से घर आए। अपनी मां को एक अजनबी, गुस्से वाली महिला से बात करते देख दोनों बच्चे मीरा के पीछे छिप गए। मां, ये कौन है? रिया ने धीरे से पूछा। नेहा ने दोनों बच्चों को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ अजीब सा भाव आया और फिर वो वापस ठंडी हो गई। इससे पहले कि मीरा जवाब देती, एक और कार आ गई। विक्रम नीचे उतरा। उसने नेहा को देखकर भौहें से कोड़ी। नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो? विक्रम। नेहा ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। उसकी आवाज मीठी हो गई। मैंने सुना कि तुम गांव आए हो। मुझे चिंता हुई तो मैं तुमसे मिलने आ गई। कौन जानता था कि तुम यहां इन मां बेटे के साथ मिलोगे। विक्रम ने मीरा को देखा और फिर नेहा के नाराज चेहरे को। वो तुरंत समझ गया कि कुछ हुआ है। नेहा, मैंने तुमसे कहा था, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। ये सब बेमतलब के काम मत करो, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। बेमतलब? नेहा कड़वाहट से हंसी। तुम इसे बेमतलब कहते हो? तुमने उसके लिए मुझसे दोबारा शादी करने से मना कर दिया, उसके लिए कंपनी को नजरअंदाज कर दिया। उसमें मुझसे ज्यादा क्या है? विक्रम ने नेहा के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो मीरा के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। एक बहुत छोटा सा कदम,
लेकिन ये एक दृढ़ घोषणा थी। मीरा अब वो महिला थी जिसे वो प्यार करता था। वो किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने देगा। नेहा ने उनके कसकर पकड़े हुए हाथों को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन जिस चीज ने उसे सच में तोड़ गया वो अगला दृश्य था। रोहन ने विक्रम को देखते ही दौड़कर उसके पैर पकड़ लिए। विक्रम अंकल आ गए। विक्रम अंकल, आज मुझे स्कूल में 10 में से 10 नंबर मिले। विक्रम मुस्कुराया और रोहन का सिर सहलाया। मेरा रोहन बहुत होशियार है। रिया भी पास आई। उसने विक्रम को देखा और फिर नेहा को। उसने बहुत साफ आवाज में कहा, आंटी, ये हमारा घर है। विक्रम अंकल अच्छे इंसान हैं, आप उन्हें मत डांटिए। नेहा वहीं जम गई। उसने विक्रम को देखा, जो आदमी कभी उसके साथ ठंडा रहता था, अब 2 बच्चों के साथ इतना प्यार से पेश आ रहा था जो उसके अपने नहीं थे। उसने मीरा को देखा, जो साधारण दिखने वाली महिला थी, लेकिन जिसके पास विक्रम का दिल था। और उसने उन 2 बच्चों को देखा जो विक्रम की अपनी मां की रक्षा कर रहे थे, एक मजबूत दीवार की तरह। उसे अचानक समझ आया कि वो कहां हार गई। उसके पास सुंदरता, पैसा, रुतबा था, लेकिन उसके पास वो चीज नहीं थी जिसे परिवार कहते हैं। नेहा फूट फूट कर रोने लगी, गुस्से से नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई का एहसास होने पर। वो मुड़ी और लड़खड़ाते हुए अपनी कार की ओर चली गई। जाने से पहले वो मुड़ी और विक्रम से भर्राई आवाज में कहा, तुमने सही इंसान ढूंढ लिया है। तुम्हें तुम्हारी खुशी मुबारक हो। कार तेजी से चली गई। एक खामोशी छोड़ गई। छोटा सा तूफान गुजर गया था, लेकिन इसने विक्रम और मीरा के रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। उन्होंने एक साथ अतीत का, समाज का और अब पुराने रिश्तों का भी सामना किया था। उनके प्यार की परीक्षा हो रही थी और वो साबित हो रहा था। नेहा की घटना के बाद विक्रम ने फैसला किया कि वो और इंतजार नहीं कर सकता। उसे मीरा को एक स्पष्ट पहचान देनी थी, बच्चों को एक पूरा परिवार देना था। उसने किसी रोमांटिक शोर शराबे वाले तरीके से शादी का प्रस्ताव नहीं रखा। एक शाम जब दोनों बच्चे सो गए थे, वो और मीरा घर के बरामदे में चांद देख रहे थे। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और एक साधारण सा वाक्य कहा, मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसकी आंखों में देखा, सच्चाई और दृढ़ संकल्प देखा। उसने कभी सोचा था कि वो अकेले ही अपने बच्चों को पालेगी, अपनी खुशी का सपना भी नहीं देखेगी। लेकिन विक्रम आया था, अपने साथ रोशनी और गर्माहट लेकर। उसके दिल के घावों को भर रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, एक हल्का सा हाँ, जिसमें पूरा विश्वास और समर्पण था। उन्होंने एक भव्य शादी ना करने का फैसला किया। दोनों ने बहुत तूफान झेले थे। उन्हें बस एक शांत शुरुआत चाहिए थी। उन्होंने नए घर पर एक छोटी गर्मजोशी भरी पार्टी रखी। मेहमानों में बस माया जी, वकील शर्मा और परिवार। विक्रम के कुछ करीबी दोस्त और उस मंदिर के पुजारी थे जिन्होंने मां बेटे को शरण दी थी। उस दिन मीरा ने एक साधारण लेकिन बहुत सुंदर सफेद साड़ी पहनी थी। उसने हल्का मेकअप किया था। उसके चेहरे पर पूरी खुशी झलक रही थी। विक्रम ने एक शानदार सूट पहना था। वो हमेशा उसके बगल में खड़ा था। उसकी नजरें उससे हट नहीं रही थीं, लेकिन समारोह के सबसे खास मेहमान रिया और रोहन थे। रिया ने एक गुलाबी रंग की राजकुमारी वाली ड्रेस पहनी थी और उसे मां की ब्राइड्समेड बनने का काम सौंपा गया था। रोहन ने एक छोटा सा सूट पहना था, जो एक छोटे सज्जन की तरह लग रहा था। जब वकील शर्मा, जिन्हें शादी कराने के लिए कहा गया था, ने दूल्हा दुल्हन से पूछा कि क्या वे जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमत हैं, विक्रम और मीरा जवाब देने ही वाले थे कि रिया ने जल्दी से अपना खिलौना माइक्रोफोन उठाया और जोर से कहा, सहमत हैं, मेरी मां सहमत है, विक्रम पापा नहीं सहमत है। उस छोटी लड़की की होशियारी पर सब हंस पड़े। बाद में रिया को बोलने के लिए भी बुलाया गया। वो बिल्कुल नहीं झिझकी। असली माइक्रोफोन पकड़कर साफ आवाज में बोली, आज मेरी माँ दुल्हन बनी है। मेरी माँ बहुत सुंदर लग रही हैं। विक्रम पापा हैंडसम है। मुझे पापा और माँ एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वो थोड़ी देर रुकी, अपनी माँ और विक्रम को देखा और फिर भर्राई आवाज में बोली, मेरे पास अब रवि पापा नहीं है। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन अब मेरे पास विक्रम पापा हैं। विक्रम पापा माँ से, मुझसे और रोहन से प्यार करते हैं। आज माँ दुल्हन बनी है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश मैं हूं
क्योंकि आज से हमारा परिवार पूरा हो गया है, जिसमें पापा और माँ दोनों हैं। ये कहकर वो दौड़कर अपनी माँ और विक्रम के पैरों से लिपट गई। पूरा माहौल शांत हो गया। रिया के शब्दों ने सभी के दिलों को छू लिया था। मीरा झुकी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। खुशी के आंसू बहने लगे। विक्रम भी भावुक हो गया। उसने मीरा और रिया दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। मायाजी नीचे बैठी चुपचाप रुमाल से अपने आंसू पोंछ रही थीं। शादी में कोई भव्य बारात नहीं थी, कोई शानदार रेस्टोरेंट नहीं था, कोई खोखले आशीर्वाद नहीं थे। इसमें बस सच्चा प्यार, परिवार की गर्मजोशी और खुशी के आंसू थे। ये एक शांत शादी थी, लेकिन ये सबसे पूरी और सार्थक शादी थी। एक नया परिवार आधिकारिक तौर पर बन गया था, जो समझ, उदारता और बिना शर्त प्यार की नींव पर बना था। छोटे से परिवार का जीवन शांति और खुशी में बीतने लगा। विक्रम गांव में ज्यादा समय बिताने लगा। वो दूर से अपना काम संभालता। बस कभी कभी कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ता। वो मीरा और बच्चों के लिए खोए हुए सालों की भरपाई करना चाहता था। वो रोहन को साइकिल चलाना सिखाता, रिया के साथ पढ़ता। वो नाम के लिए ही नहीं, बल्कि एक असली पिता बन गया था। रिया और रोहन भी उससे बहुत घुल मिल गए थे। विक्रम पापा की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती। एक शाम जब मीरा बच्चों का कमरा साफ कर रही थी, उसे रिया की एक पुरानी कॉपी मेज पर मिली। उत्सुकतावश उसने उसे खोला। अंदर गणित और निबंध के अलावा एक पन्ने पर रिया ने करीने से कुछ लिखा था। ये स्वर्ग में बसे रवि पापा को लिखा एक पत्र था। पापा, आप वहां ठीक हैं? मैं और रोहन ठीक हैं। माँ भी ठीक है। माँ अब रात में नहीं रोती पापा। हमारे घर में अब विक्रम पापा भी हैं। विक्रम पापा बहुत अच्छे हैं पापा। विक्रम पापा ने रोहन के लिए साइकिल खरीदी। मुझे गणित सिखाते हैं। विक्रम पापा मुझे अपनी पीठ पर भी बिठाते हैं। माँ कहती हैं कि विक्रम पापा भगवान का भेजा हुआ तोहफा हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जरूर आपने ही भगवान से विक्रम पापा को भेजने के लिए कहा होगा, है ना? मेरे पास नए पापा हैं, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है। हर रात सोने से पहले मैं आपकी तस्वीर देखती हूँ। मैं आपको स्कूल की बातें बताती हूँ, रोहन की शरारतों के बारे में बताती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सुन पाते होंगे। मीरा यहां तक पढ़ते पढ़ते रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बेटी इतनी गहरी और भावुक है। पिछले हफ्ते माँ और विक्रम पापा की शादी हुई। माँ ने सफेद साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने सबसे कहा कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। मैंने झूठ नहीं कहा था। पापा, मैं खुश हूं क्योंकि माँ के पास अब देखभाल करने के लिए कोई है। माँ ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। पापा, आप चिंता मत करना। माँ अब नहीं रोती। रोहन भी अब ये नहीं पूछता कि पापा कब आएंगे। हमारा एक नया परिवार है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा आपके लिए एक जगह रहेगी। आप मेरे पहले और सबसे अच्छे पापा थे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बेटी रिया। मीरा ने कॉपी बंद की और उसे अपने सीने से लगा लिया। चुपचाप रोने लगी। वो अपनी बेटी के लिए रोई जो उम्र से पहले बड़ी हो गई थी। वो उस प्यार के लिए रोई जो उसकी बेटी दोनों पिताओं के लिए रखती थी। और वो जिंदगी का शुक्रिया अदा करने के लिए रोई जिसने माँ बेटे पर ज्यादा क्रूरता नहीं दिखाई। वो बाहर बरामदे में गई जहां विक्रम चुपचाप तारे देख रहा था। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रखा। क्या हुआ? विक्रम ने अपनी पत्नी में कुछ अजीब महसूस किया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मीरा ने कुछ नहीं कहा। बस उसे रिया की कॉपी दे दी। विक्रम ने उसे लिया और चांदनी में एक एक शब्द पढ़ा। उसका चेहरा भी हर वाक्य के साथ बदल रहा था। पढ़ने के बाद वो बहुत देर तक चुप रहा। वो एक अद्भुत लड़की है, उसने भर्राई आवाज में कहा। हाँ, मीरा ने फुसफुसाया। वो अपने पापा पर गई है। विक्रम ने अपनी बाहों को और कस लिया। मैं तुमसे और रवि से भी वादा करता हूं, मैं तुम माँ बेटे को अब और कोई दुख नहीं सहने दूंगा। मैं रिया और रोहन को अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करूंगा। मैं उनकी जगह इस परिवार की रक्षा करूंगा। मीरा ने सिर हिलाया। उसके आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। रिया का पत्र सिर्फ एक बच्चे की भावनाएं नहीं थीं, ये अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाला एक अदृश्य धागा था। ये दो पुरुषों को जोड़ता था, एक जो मर चुका था और एक जो जिंदा था। मीरा और बच्चों के लिए एक ही प्यार में।
इसने विक्रम को अपनी जिम्मेदारी का और गहरा एहसास कराया और मीरा को उस खुशी का और ज्यादा सम्मान करने पर मजबूर किया जो उसके पास थी। उस रात तारों भरे आसमान के नीचे दो टूटे हुए दिल अब एक साथ धड़क रहे थे, एक ऐसे घर को बना रहे थे जहां प्यार हर घाव को भर सकता था। मीरा और उसके बच्चों की कहानी। बारिश की रात में घर से निकाले जाने से लेकर गांव के चौक पर आमना सामना और आखिरकार एक दयालु अरबपति के साथ खुशी खुशी शादी तक जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई और कुछ स्थानीय पत्रकारों को पता चल गई। वे उसके बारे में एक लेख लिखना चाहते थे। शुरू में मीरा ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो, लेकिन विक्रम ने उसे सलाह दी। मीरा, तुम्हारी कहानी कई अन्य महिलाओं को ताकत दे सकती है जो मुश्किल हालात में है। तुम्हारी मजबूती और क्षमाशीलता एक मिसाल है, इसे छिपाओ मत। अपने पति की बात मानकर मीरा पत्रकारों से मिलने के लिए तैयार हो गई। पहला लेख एक प्रतिष्ठित ऑनलाइन समाचार पत्र में फौलादी माँ और एक दयालु दिल, एक महिला की आंसुओं से मुस्कान तक की यात्रा जिसे ससुराल वालों ने ठुकरा दिया था, शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ। लेख विक्रम की अमीरी पर केंद्रित नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से मीरा की मजबूती को चित्रित करता था जब वो अकेले अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी, और विशेष रूप से उन लोगों को माफ करने का उसका निर्णय जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। गांव के चौक पर कहे गए उसके शब्द, मैं उन्हें इसलिए माफ नहीं कर रही हूं क्योंकि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि मेरे बच्चों को दयालुता सीखनी है, को उद्धृत किया गया और ये सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। कहानी ने सहानुभूति और प्रशंसा की एक मजबूत लहर पैदा की। बहुत से लोगों ने अपनी कहानियां साझा करते हुए कमेंट्स छोड़े। पढ़कर रोना आ गया। वो कितनी मजबूत हैं। मैं भी इसी तरह की स्थिति में थी, लेकिन मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। आपकी कहानी के लिए धन्यवाद। इसने मुझे प्रेरणा दी। एक महिला जिसमें शक्ति और उदारता दोनों है, उस अरबपति ने सही इंसान चुना। आपके परिवार को हमेशा खुशी मिले। दयालुता के बारे में कही गई बात बहुत सोचने वाली है। नफरत से भरे समाज में उनकी क्षमाशीलता ठंडे पानी की तरह है। मीडिया ने मीरा को फौलादी माँ, प्रेरणादायक महिला जैसे खिताबों से बुलाना शुरू कर दिया। टीवी चैनल भी उसे टॉक शो में आमंत्रित करने लगे। मीरा इस अचानक मिले ध्यान से अभिभूत थी। एक साक्षात्कार में जब उससे पूछा गया कि वो लोगों द्वारा दिए गए खिताबों के बारे में क्या सोचती है, तो मीरा बस प्यार से मुस्कुराई और सादगी से जवाब दिया, मैं कोई फौलादी माँ नहीं हूं और मैं खुद को प्रेरणादायक कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं बस एक साधारण माँ हूं और मुझे विश्वास है कि मेरी स्थिति में कोई भी माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए सब कुछ करेगी। वो थोड़ी देर रुकी और फिर सच्चाई से बोली, वे कहते हैं कि मैं मजबूत हूं, लेकिन वास्तव में मेरे बच्चों ने मुझे ताकत दी। वे कहते हैं कि मैं उदार हूं, लेकिन वास्तव में मैं बस चाहती थी कि मेरे बच्चे नफरत से मुक्त माहौल में बड़े हों। मैंने जो कुछ भी किया वो उनके लिए किया। मैं बस एक माँ हूं जो अपने बच्चों को दुख में नहीं देखना चाहती। उसके सच्चे, बिना लाग लपेट के जवाब ने एक बार फिर लाखों लोगों का दिल जीत लिया। इसने दिखाया कि आधुनिक समय की परियों की कहानियों के पीछे एक पवित्र और सरल मातृ प्रेम है। सबसे बड़ी ताकत पैसे या शक्ति से नहीं, बल्कि प्यार से आती है। मीरा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये जीवन में दृढ़ता, दया और मातृ प्रेम की असीम शक्ति का एक सबक बन गई थी। वो एक दयनीय शिकार से मजबूती का प्रतीक बन गई थी, जिसने लोगों के दिलों में न्याय और जीवन में अच्छी चीजों के प्रति विश्वास बोया था। 1 साल बाद जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मीरा अब वो थकी हारी महिला नहीं थी जो हर भोजन के लिए चिंतित रहती थी। उसने विक्रम के साथ मिलकर अपने 2 बच्चों के नाम पर रिया रोहन नामक एक छोटा चैरिटी ट्रस्ट स्थापित किया, जो इलाके में अकेली महिलाओं और जरूरतमंद बच्चों की मदद करता था। वो उन्हें न केवल पैसा देती थी, बल्कि अपने अनुभव भी साझा करती थी, उन्हें ताकत और विश्वास देती थी। विक्रम अभी भी एक सफल व्यवसायी था, लेकिन अब उसने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। उसकी सबसे बड़ी खुशी अब दिन भर के काम के बाद घर लौटना, बच्चों को पापा कहते सुनना और अपनी पत्नी के हाथ का बना गर्मा गर्म खाना खाना था। एक सप्ताहांत की शाम पूरा परिवार मीरा के पूर्व पति की कब्र पर जाने के लिए पुराने गांव के घर लौटा।
विक्रम बिल्कुल नहीं झिझका। उसने खुद साफ सफाई की और दिवंगत आत्मा के लिए एक अगरबत्ती जलाई। मेरी पत्नी और बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, विक्रम ने कब्र के सामने धीरे से कहा। एक मूक वादा। वापस आते समय वे उसी बाजार के छज्जे के पास से गुजरे। उस मूसलाधार बारिश की रात की यादें ताज़ा हो गईं। मीरा ने विक्रम को देखा जो गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें कोमलता और कृतज्ञता से भरी थीं। मैं हमेशा सोचती हूँ, उसने धीरे से कहा, उस रात तुमने हम माँ बेटे को देखा, लेकिन गाड़ी क्यों नहीं रोकी? विक्रम कुछ देर चुप रहा। उसकी नजरें दूर तक देख रही थीं। उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। मुझे डर था कि मेरे आने से तुम और असहज हो जाओगी। डर था कि तुम सोचोगी कि मैं तुम पर दया कर रहा हूं। मैंने चुपचाप तुम्हारी मदद करने का फैसला किया था, लेकिन फिर रिया के पत्र ने सब कुछ बदल दिया। उसने मुझे एहसास कराया कि मैं दूर से नहीं देख सकता। मीरा मुस्कुराई। धन्यवाद कि तुमने अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद कि तुम उस दिन उस छज्जे के नीचे हम माँ बेटे को देखने के लिए रुके। उस वाक्य ने एक बार फिर उनके बीच के सभी एहसानों को समेट लिया। अगर उस दिन विक्रम संयोग से वहां से नहीं गुजरता, अगर वो एक पल के लिए देखने के लिए नहीं रुकता, अगर वो उन तीनों की तस्वीर से प्रभावित नहीं होता, तो कहानी एक अलग मोड़ ले लेती। उपन्यास एक बहुत ही सुंदर और शांत दृश्य के साथ समाप्त होता है। विक्रम रिया और रोहन का हाथ पकड़कर गांव की सड़क पर टहल रहा है, हरे भरे धान के खेतों के साथ जो पकने वाले हैं। मीरा उसके बगल में चल रही है, उसका सिर उसके कंधे पर टिका है। सूर्यास्त हो रहा है जिसने पूरे माहौल को सुनहरा कर दिया है। रिया ने विक्रम को देखा, उसकी आंखें साफ थीं। पापा, क्या हम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं? एक बच्चे के सवाल में उन सभी तूफानों के बाद शांति और स्थिरता की एक सरल इच्छा थी। विक्रम रुका, अपनी बेटी को देखा और फिर मीरा को। वो एक गर्मजोशी भरी और संतुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर तुम बच्चे चाहो तो पापा माँ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी यहीं रहेंगे। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने अपना परिवार, अपना घर, अपने जीवन की सच्ची खुशी पाली थी। ऊंची इमारतों या करोड़ों के सौदों में नहीं, बल्कि यहाँ इस मातृभूमि पर, उन लोगों के बगल में जिन्हें वो प्यार करता था। चारों की परछाइयां गांव की सड़क पर लंबी हो गईं, जो शानदार सूर्यास्त में विलीन हो गई। एक सुखद अंत, लेकिन इसकी गूंज हमेशा बनी रहती है। मातृप्रेम की शक्ति, दया के मूल्य और इस उम्मीद की गूंज कि बारिश के बाद आसमान जरूर साफ होगा। दोस्तों, आप सब ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है जिसे आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर भेजें। हम उसे सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे।